हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है। आई होप सब लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे, है ना। तो भाई साहब, आज हम आपके सामने क्या लेके आए हैं। आज हम आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, जो कि मोस्ट अवेटेड चीज थी स्टूडेंट्स के बीच में, है ना, हमारी करंट अफेयर्स से रिलेटेड अपडेट्स, है ना। करंट अफेयर्स में क्या एप्लीकेबल होगा, क्या क्या चीजें हैं सर, जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स आए हैं सर, जो लेटेस्ट चीजें हुई है ना, लास्ट 2-3 महीनों में, 4 महीनों में जो लेटेस्ट चीजें हुई है सर, उसके बारे में भी कुछ बताओ। तो वो सारी चीजें आज की वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेसिकली ये वीडियो मैं जिनका पेपर 9 जनवरी को है, जो मेरे CSEET के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पेपर 9 जनवरी को है, ये वीडियो, ये क्लास मैं उन लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। समझ में आई बात कि भाई साहब हम लोगों को कहां तक के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल रहते हैं, एज इन करंट अफेयर्स। अमेंडमेंट बोलना गलत हो जाएगा, करंट अफेयर्स क्या होते हैं सर, एप्लीकेबल रहते हैं, वो पहले आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद जो लेटेस्ट में मंथ्स हुए हैं अभी, दैट इज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इवन दिसंबर के कुछ पार्ट तक क्या करूंगा मैं, करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ उसके अलावा जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपके लिए CSEET के लिए जो वो हर बार ई बुलेटिन देते हैं। बेसिकली क्या होता है, इंस्टीट्यूट क्या करता है, हर बार हर महीने एक मैगजीन इशू करता है, जिसको हम बोलते हैं ई बुलेटिन। समझ में ही बात। और उसके अंदर करंट अफेयर्स के जो अपडेट्स है, जो भी उस पर्टिकुलर मंथ में करंट अफेयर्स से रिलेटेड अपडेट्स आए होंगे, वो दे देता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो जो इंस्टीट्यूट दे रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसको तो हमको पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको ये क्लास में क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। और उसके साथ एक और चीज मैं आप लोगों को ये क्लास में क्या करने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, वो जो है कि भाई अदर देन जो इंस्टीट्यूट देता है, उसके अलावा जो वो पर्टिकुलर मंथ में करंट अफेयर्स आए होंगे, या जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजें जो उस मंथ में पर्टिकुलरली आई होंगी, वो भी मैं ये क्लास में क्या करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। समझ में एक बात मैं बता दूं, जब भी मैंने अगस्त में और ये नवंबर के लिए जब मैंने वीडियो यारी बनाई थी ना, तो बच्चों ने मेरे को बताया कि सर ये बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि हमारे को फिर उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं कि सर हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हमको कंफ्यूजन हमारे दिमाग से हम लोगों ने क्या कर दिए, निकाल दिए। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना बढ़िया ये क्या करके दे दिया था, प्रिपेयर करके दे दिया था, ऐसा उनका बोलना था। समझ में आई बात। तो सेम चीज मैंने तुम लोगों के लिए भी प्रोवाइड करी है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है आप लोगों को, वहां से आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। यहां पे मैं एकदम डिटेल में मंथली करंट अफेयर्स क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, खासकर लेटेस्ट मंथ्स के। समझ में आई बात। आपको मैं बता दूं, दिसंबर नवंबर की मैंने यहाँ पे कवर कर रखी है। फिर उसके बाद आप जैसी नोट्स में आगे बढ़ोगे तो आपको अक्टूबर महीने के भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद और आगे बढ़ोगे आप तो आपको सितंबर महीने के भी मिल जाएंगे। फिर उसको और आगे बढ़ाओगे तो अगस्त महीने के भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं। ठीक है, और सर उसके पहले के अगर हमको देखना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अराउंड नवंबर के स्टार्टिंग में एक वीडियो डाली थी, एज इन लास्ट मंथ थी। समझ में आई बात। तो वो वीडियो जाके देख लो, वहां पे तो आपको पूरे जनवरी से लेके सितंबर महीने तक के करंट अफेयर्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। समझ में आई बात। तो वो वीडियो देख लेना। उसके बाद की आगे का ये वीडियो, तो बेसिकली पूरे साल भर में जो जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हुई है, वो सब कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और अगेन मैं उल्टा जाऊंगा इसमें, मैं सीधा सीधा नहीं जाऊंगा। बेसिकली मैं अभी फोकस ज्यादा करूंगा दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, यहां तक के करंट अफेयर्स के ऊपर। क्यों? उसके पहले वालों के भी ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन ये ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट चीजें हैं। अगर जनवरी एग्जाम में अगर उन लोगों को कुछ पूछना है तो मेरे हिसाब से वो लोग ज्यादातर क्या पूछेंगे, लेटेस्ट वाली जो अफेयर्स आए हैं, लेटेस्ट वाली जो चीजें हुई है, उससे रिलेटेड चीजें वो क्या करेंगे, पूछेंगे। क्योंकि ऑलरेडी उनने नवंबर एग्जाम जो हुई थी, वो नवंबर एग्जाम में सितंबर, अगस्त वगैरह का पूछ लिया होगा, तो उसके आगे का वो लोग ज्यादातर क्या करेंगे, प्रिफर करेंगे पूछने का। क्लियर? तो ये चीजें क्लियर होगी कि हम ये वीडियो में पढ़ने क्या वाले, एक एक वन बाय वन जो जो नई नई चीजें आई है, जो जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स आए हैं, वो सब कुछ हम ये क्लास में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। एंड अगेन गाइस, जनवरी में अगर पास होना है तो करंट अफेयर्स में अगर अच्छे से पास होना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो पेशेंस के साथ, समझ में आई बात, ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात। तो ये तो फिर बोलोगे सर इतना बड़ा वीडियो आपने बना दिए, फिर नालायक ये क्यों पढ़ा है, वो क्यों पढ़ा है। अरे नालायक, मॉड्यूल के अलावा भी पढ़ना पड़ता है। मॉड्यूल जो छपी थी वो लास्ट ईयर के हिसाब से छपी हुई है। समझ में आई बात। और हम सब्जेक्ट पढ़ रहे करंट अफेयर्स, हमने पेपर तो पढ़े नहीं। पेपर पढ़े होते तो बात थी, और पेपर भी इतना डिटेल में कोई पढ़ता तो है नहीं। तो इसीलिए मैं हूँ आपके साथ, और आपके लिए क्या लेके आया हूँ मैं, बहुत डिटेल्ड वाला वीडियो लेके आया हूँ, मंथ टू मंथ के साथ, विथ इंक्लूडिंग CSEET की जो इंस्टीट्यूट बुलेटिन इशू करता है वो भी। बार बार सब चीजें मैंने बता दी, क्योंकि डाउट्स बहुत है ना। प्रॉब्लम क्या है करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स सब्जेक्ट हार्ड नहीं लगता, प्रॉब्लम उसमें ये आ जाती है कि बच्चों को समझ में नहीं आता मेरे को क्या पढ़ना है। इसलिए मैंने इतना इंट्रोडक्शन दे दिया इस चीज का। सेकेंड, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ साहब। वो एक और चीज क्या है
सर हमको कौन सी डेट तक के करंट अफेयर्स एप्लीकेबल होंगे, हमको कब तक के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, है ना। फिर उसके बाद में यूएस में अभी क्या हुआ सर, इलेक्शन हुआ था, तो वो हमारे लिए एप्लीकेबल होगा क्या, ये सब चीज़ें मैं छोटी सी पहले डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई साहब आपका पेपर होने वाला है 9 जनवरी को 2021 में, इसके 1 महीने पहले तक के, बिफोर 1 मंथ, तो बेसिकली ये हो जाता है 8 दिसंबर 2020। तो आप लोगों को अप टू अंटिल बोलते थे लोग, अंटिल 8 दिसंबर 2020 तक के सारे करंट अफेयर्स क्या है, एप्लीकेबल होंगे। वॉटेवर दुनिया में चीजें हुई होंगी 8 दिसंबर 2020 तक, वो सब कुछ आप लोगों के लिए क्या है, एप्लीकेबल होंगी। समझ में आई बात। तो बेसिकली हम लोगों को 8 दिसंबर तक की सारी चीजें क्या करनी है, पढ़नी है। तो कोई कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना सर 8 दिसंबर के बाद कोई चीज हुई है, जैसे आपने कोई न्यूज पढ़ ली है तो आपको समझ में आया कि सर ये न्यूज वाली जो है पेपर में आ सकती है ना, ये पर्टिकुलर न्यूज वाला जो आर्टिकल है इसमें से कुछ पेपर में पूछ सकते हैं। फिर आपके दिमाग में डाउट आया कि ये पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, तो सिंपली एक चीज देख लेना कि 8 दिसंबर के बाद हुई है तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात। वो गारंटीडली आपके पेपर में नहीं पूछी जाएंगी। क्या वो 8 दिसंबर के पहले हुई है, और अगर वो 8 दिसंबर के पहले हुई है तो भाई साहब कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे ना, पूछ सकते हैं, पूछेंगे तो बोलना गलत हो गया एकदम ही 100%, लेकिन वो आपको पूछ सकते हैं, वो आपके कोर्स के अंदर कवर होता है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं दिसंबर और नवंबर के करंट अफेयर्स की बात करूंगा कि साहब दिसंबर और नवंबर में क्या क्या चीजें आई। तो बेसिकली सबसे पहले ये तो आपके CSET की बुलेटिन से मैंने उठाया है कि अनाउंसमेंट अंदर आत्मनिर्भर भारत 3.0, आत्मनिर्भर भारत जो अभियान कोविड के बाद लॉन्च किया गया है ना इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसका 3.0 थर्ड पार्ट अभी आया है। उसकी कुछ 12 की अनाउंसमेंट हम लोगों को दी गई है पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट ने, तो वो हम पढ़ेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दैट, उसके पहले कुछ हम जो उस मंथ की कुछ और जो न्यूज़ है खासकर वो पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करूंगा मैं पेज नंबर 3 से। पेज नंबर 1 और 2 पहले ये पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो PM मोदी लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट सी प्लेन सर्विस इन गुजरात। भाई साहब इंडिया की पहली सी प्लेन है ना, सी प्लेन सर्विस गुजरात में क्या हुई है, लॉन्च हुई है। MCQ सीधा सीधा पूछ लेगा, इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट सी प्लेन सर्विस हैज स्टार्टेड, तो इन द स्टेट ऑफ गुजरात। किसने स्टार्ट की है, किसके हाथ से लॉन्च हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। गुजरात की बात है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ से ही होंगी, उनके अलावा और कौन बचता है गुजरात के लिए, ठीक है। तो हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस बिटवीन द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नियर केवड़िया इन गुजरात, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट एंड साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद। मतलब अहमदाबाद से लेके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है केवड़िया डिस्ट्रिक्ट, केवड़िया के नियर गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके लिए इतना याद रखना सफिशिएंट है बस कि अहमदाबाद टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। समझ में आई बात। अहमदाबाद टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और किसने लॉन्च किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे, गुजरात में। ये 3 चीज़ें इसमें से अगर MCQ बनता है तो पूछा जा सकता है। ही ट्रैवल, अब क्योंकि यार करंट मंथ का है अपडेट, समझ में ही बात, ऐसे नवंबर दिसंबर का अपडेट है, खासकर नवंबर का अपडेट है ये, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर का अपडेट्स में मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, खासकर अक्टूबर में भी मैं डिटेल में जाऊंगा, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट वाली चीज़ है, इसमें तो कुछ भी पूछ सकते हो वो लोग अगर आया तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। He traveled in the maiden flight of the twin-engine plane from Pond 3 close to Sardar Sarovar Dham and landed at Sabarmati riverfront where a water aerodrome has been set up. वहाँ पे एरोड्रम वगैरह वाटर एरोड्रम सेटअप किया गया है ना। वो सरदार सरोवर धाम से लेके साबरमती तक वो ट्रैवल करे। सी प्लेन के बारे में कुछ दिया गया है, 19 सीटर सी प्लेन है, स्पाइस जेट एयरलाइन जो है, प्राइवेट स्पाइस जेट एयरलाइन वो मैनेज कर रही है इसको। सर्विस विल कवर 200 किलोमीटर 45 मिनट्स में 200 किलोमीटर कवर कर लेंगी। विच जनरली टेक्स 4 आवर्स, उसके लिए 4 आवर्स लगते हैं। सी प्लेन्स 45 मिनट्स में कवर कर लेगा। दी फ्लाइट विल बी एबल टू अकोमोडेट, एक साथ 12 पैसेंजर्स को लेके जाएंगे। 4800 पर पर्सन टिकट है। सर ये तो क्या पढ़ा रहे हो आप, ये तो खैर ठीक है, नॉलेज के लिए ठीक है, ठीक है। इतना भी याद रख लिया हमने कि भाई वो गुजरात में हुआ है लॉन्च, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, है ना। गुजरात में हुआ है और मोदी जी ने किया है, बस बाकी तो कुछ है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट इज शशिकांता दास। सुना नाम लग रहा है यार मेरे को तो, ये शशिकांता दास कौन है, ये शशिकांता दास है ना, शक्तिकांता दास, मैं हमेशा शशिकांता दास बोल देता हूँ इनको, सॉरी। शक्तिकांता दास कौन है भाई साहब, ये RBI के गवर्नर है। हमने तो पढ़ा ही है ना, मॉड्यूल तो पढ़ी होंगी ना, RBI के गवर्नर है ये। तो इनने क्या करा, RBI के गवर्नर जो शक्तिकांता दास जी है, उन्हें चेयर करे 40th सार्क सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट। समझ में आई बात। जो सार्क कंट्रीज है उनकी सेंट्रल बैंक की गवर्नर्स की मीट हुई थी, तो यहाँ पे वो थे।
तो 40th सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप वेयर वॉज हेल्ड वर्चुअली हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, चेयर करे हमारे इंडिया के गवर्नर ने, मतलब 40th सार्क सम्मेलन हुआ था जो गवर्नर्स का होता है, ठीक है। तो उसको चेयरमैन किसने करा, उनकी चेयरमैनशिप किसने करी उस मीटिंग की, शक्तिकांता दास जो आरबीआई के क्या है गवर्नर है। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय द गवर्नर्स ऑफ सार्क सेंट्रल बैंक्स, जो सार्क कंट्रीज है उसके सेंट्रल बैंक से जो गवर्नर्स है उन सब ने इसको क्या करा था, वो सब भी ये मीटिंग के अंदर थे। समझ में आई बात। During the meeting, Mr. Das also inaugurated the SARC Finance SINEC, a close user group for secure communication network। एक secure communication network ग्रुप के लिए SARC Finance SINEC करके उन्हें क्या करा, एक ऐप को लॉन्च करा। बट ये इतना काम का नहीं है, इसमें से अगर मैं बताऊँ काम का क्या है, मैं हर न्यूज़ में से कुछ ना कुछ काम की चीज़ बताऊंगा जो एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। इसमें एक चीज़ वाली न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है कि 40th सार्क गवर्नर्स मीट को चेयर किसने किया था, 40th सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मीट को चेयर किसने किया था। सर ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, न्यूज़ बहुत बड़ी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसको चेयर जो किया था वो इंडिया के गवर्नर ने किया था। इंडिया के जो आरबीआई के गवर्नर है ना, उसने उनने पर्टिकुलरली इसको क्या किया था, चेयर किया था, इसीलिए ये न्यूज़ क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एमसीक्यू में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 40th सार्क सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट को किसने क्या किया था, चेयर किया था। तो यस, शक्तिकांता दास जी ने क्या किया था, इसको चेयर किया था। देखो 2 न्यूज़ अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि करंट मंथ की न्यूज़ है इसलिए मैं फटाफट नहीं भागूंगा, बहुत धीरे धीरे चलूंगा, ठीक है। और यहीं पे आपको याद करवा दूंगा सब कुछ, टेंशन मत लो। पहला वाला जो रिवर फ्रंट में स्टार्ट हुआ, एज इन हमारे अहमदाबाद से लेके केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, सी प्लेन, मोदी जी ने गुजरात में क्या किया, इसको इनॉग्रेट किया। दूसरा, शक्तिकांता दास जो आरबीआई के गवर्नर है उन्हें 40th सार्क सेंट्रल बैंक की गवर्नर मीट को क्या किया है, चेयर किया है। नेक्स्ट इज, अरे ये पेपर में आने के बहुत चांसेस है भाई, क्योंकि अभी लेटेस्ट हुआ है ये, और नवंबर वालों को ये आ नहीं सकता था क्योंकि उसके बाद ये सब कुछ हुआ, इलेक्शन की प्रोसेस फाइनलाइज हुई, ठीक है। तो तुम्हारे को जनवरी में आने के चांसेस बहुत है। जोई बिडेन विंस द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो जोई बिडेन जो है ना, उनने यूएस की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या कर लिए है, जीत लिए है। डिफीट किसको करा है, डोनाल्ड ट्रंप को, जो मानने को तैयार नहीं था कि मेरे को कोई डिफीट कर सकते, लेकिन उनको किसने डिफीट किया है, जोई बिडेन ने, ठीक है। जोसेफ रोबिनेट बिडेन जूनियर हैज डिफीटेड डोनाल्ड ट्रंप टू बिकम 46th यूएस प्रेसिडेंट। अगेन अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने यूएस प्रेसिडेंट बने हैं ये, 46th यूएस प्रेसिडेंट बने हैं। और अगेन ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट इन द यूएस हिस्ट्री, यानी इतने ज़्यादा ओल्ड यूएस प्रेसिडेंट आज तक अपॉइंट नहीं हुए हैं, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है। एंड द फर्स्ट टू आउट सिटिंग कमांडर इन चीफ आफ्टर 1 टर्म सिंस बिल क्लिंटन डिफीटेड जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश इन 1992। खैर काम की चीज़ें नहीं है। बिडेन इलेक्टोरल कॉलेज वोट 290, सरप्राइजिंग 270 नीडेड टू विन, 270 चाहिए था, 290 मिले, ठीक है। उतना भी याद रखने की जरूरत नहीं। जोई बिडेन ने यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विन किया है, पॉइंट नंबर 1 याद रखने का। 46th यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विन किया है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ओल्डेस्ट यूएस की हिस्ट्री के अंदर ओल्डेस्ट क्या है, ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, पॉइंट नंबर 3। ये 3 याद रखना है, ठीक है। 3 पॉइंट मैंने मार्क करवा के दिए, 3 याद रखना है। एंड नेक्स्ट इज याद रखने का जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, कमला हैरिस, जो फर्स्ट ब्लैक एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन टू सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन टू सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट। मतलब ये इंडियन वुमेन इसीलिए है क्योंकि 1958 मैं मेरे नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, ज़्यादा इतना मेरे को पता नहीं है, जितना मैं पढ़ते रहता हूँ। 1958 में अराउंड इनकी मॉम यूएस गई थी, ठीक है। तो वो तमिलनाडु की थे और वहाँ से वो कहाँ गए थे, जॉब वगैरह के लिए यूएस गए थे। तो उनकी बेटी ने, वो जो कि वहीं पे पैदा वगैरह हुई थी, लेकिन उनको इंडियन ओरिजिन का ही माना जाएगा, इंडिया का ही माना जाएगा, समझ में आई बात। तो वो यूएस की क्या बनी है, वाइस प्रेसिडेंट बनी है, क्योंकि ये कमला हैरिस जी इंडिया से ताल्लुक़ रखती है। तो अगेन पेपर में ये भी चीज़ पूछी जा सकती है, समझ में आई बात। तो यूएस इलेक्शन से रिलेटेड हमको 4 चीज़ें याद रखनी जरूरी है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप को डिफीट किया, जोई बिडेन प्रेसिडेंट बने, पॉइंट नंबर 1। 46th यूएस इलेक्शन था, ओल्डेस्ट है। एंड कमला हैरिस जो है वो फर्स्ट ब्लैक इंडियन अमेरिकन वुमेन है जो वाइस प्रेसिडेंट बोल के क्या करेंगी, यूएस में सर्व करेंगी। मेरे को खासकर लगता है कि कमला हैरिस जी के बारे में पूछा जा सकता है, आ सकता है पेपर में, ये पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है, सारी चीज़ मैं न्यूज़ वाली लेके आया हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, समझ में आई बात। नेक्स्ट इज अजीम प्रेम जी, सुना ही होगा, विप्रो के चेयरमैन है, विप्रो के फाउंडर एंड चेयरमैन है। विप्रो बहुत बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर की, है ना। इन्फोसिस जैसे आपने नाम सुना होगा, वैसी विप्रो लिमिटेड एक आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी इंडिया की क्या है कंपनी है, उसके फाउंडर एंड चेयरमैन है अजीम प्रेम जी, बहुत ही दयालु आदमी। हैज टॉप द एडल गिव यूरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2020
The 75-year-old made the highest contribution of 7,904 करोड़ बिटवीन अप्रैल 19 टू मार्च 20। एक साल के अंदर 7,500 करोड़ इनने दान दे दिए हैं। समझ में आई बात। और ये एडल गिव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट के टॉप में आ गए हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट गिवर है। समझ में आई बात। हाईएस्ट डोनेशन इन्हें क्या किया, प्रोवाइड किया एक साल के अंदर इन्हें 7,904 करोड़ रुपए। समझ में आई बात। मैंने मोस्ट प्रोबेबली 8,000 के आसपास बोल सकते हैं आप, क्या कर दिए है, डोनेट कर दिए है। समझ में आई बात। टूवर्ड्स philanthropic causes it ranks individuals from India who donated 5 करोड़ एंड अबाउ। इसके अंदर 5 करोड़ और उसके अबाउ वाले लोगों को रैंक में रखा जाता है, उनकी रैंकिंग लिस्ट में सबसे टॉप लिस्ट पे एक लिस्ट तैयार करी जाती है बेसिकली। उसका नाम दे दिया गया एडल गिव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रोपिस्ट लिस्ट 2020। ठीक है कि 2020 के दौरान सबसे ज्यादा किसने डोनेशन दिया है, तो अजीम प्रेम जी ने। पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। उनके बाद शिव नादर, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ एचसीएल टेक्नोलॉजी। साहब इसमें 2-3 चीजें पूछ सकते हैं आपको। एक तो आपको यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा पूछ लेंगे कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन कौन है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज इसके चेयरमैन और फाउंडर कौन है, ये पूछ लेंगे आपको। तो कौन है इसके फाउंडर और चेयरमैन एचसीएल टेक्नोलॉजीज के, बोलो मेरे साथ, कौन है एचसीएल टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और चेयरमैन। साहब एचसीएल टेक्नोलॉजीज के फाउंडर एंड चेयरमैन का नाम है शिव नादर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा आपको पूछ सकते हैं कि रैंक सेकंड पे फिलेंथ्रोपी लिस्ट में कौन है इंडिया में, तो बेसिकली शिव नादर आफ्टर कौन, अजीम प्रेम जी। तो अजीम प्रेम जी के बारे में भी पूछ सकते हैं आपको। मैं बता रहा हूँ किस तरीके से एमसीक्यूज बन सकते हैं। समझ में आई बात। करंट अफेयर से मैं 2 बार से करंट कंटिन्यू देख रहा हूँ कि जो मैं बताता हूँ जनरली उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब बच्चा वही मॉड्यूल में लगा रहता है। मॉड्यूल तो पढ़ भाई, मॉड्यूल के अलावा ये चीज़ें पढ़नी भी बहुत ज़रूरी है। समझ में आई बात। इसीलिए तो आप लोगों के लिए एक बढ़िया वीडियो बनाता हूँ मैं हर बार, ताकि ये वीडियो बन जाए, इसके बाद बच्चे के माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाती कि यार ठीक है मैंने मंथ वाइज भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लिए है और मॉड्यूल में जो था वो भी प्रिपेयर कर लिया है। आई एम रेडी। समझ में आई बात, मैं पेपर दे सकता हूँ। ठीक है, तो शिव नादर, इनका भी नाम याद रखना पड़ेगा। सेकंड है, तुम गैप देखो यार, थोड़ी सी इधर उधर की बातें करते ना, बोर हो जाओगे नहीं तो। ठीक है, थोड़ी गैप देखो तुम। 7,904 करोड़ रुपए अजीम प्रेम जी ने डोनेट करे और सेकंड नंबर पे जो आ रहे हैं शिव नादर, वो और अजीम प्रेम जी के बीच में गैप देखो, इन्हें 795 करोड़ डोनेट करे। यानी इससे समझ में आता है कि अजीम प्रेम जी कितने बड़े डोनर है। एक्चुअली में बहुत बड़े डोनर है ना। ऐसा कोई इंडिया में बिजनेसमैन ही नहीं है जो इतना ज़्यादा अपना वेल्थ क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। समझ में आई बात। कमाया बोले सोसाइटी से, सोसाइटी को ही क्या करूंगा मैं, डोनेट करूंगा। और सर मुकेश अंबानी जी का नाम ही नहीं दिख रहा, तो इंडियाज रिचेस्ट मैन, रिलायंस चेयरमैन के, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी स्टूड 3rd पोजीशन पे, 458 करोड़ उन्होंने क्या करे, डोनेट किए हैं। ठीक है, ये टॉप 3 नाम याद रख लो, इजी है नाम याद रखना। ठीक है, फर्स्ट अजीम प्रेम जी, सेकंड शिव नादर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन, ये 3। उसके बाद 7 वुमेन फाउंड अ प्लेस इन द लिस्ट। रोहिणी नीलिकानी 47 करोड़ डोनेट करे उनने। अनु अगा एंड फैमिली थर्मैक्स 36 करोड़। बाइकॉन्स किरण मजुमदार शॉ, ठीक है, उन्हें 34 करोड़ क्या करे, डोनेट करे हैं। सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 मैंने क्यों बोला क्योंकि टॉप 3 है। समझ में आई बात, इसीलिए टॉप 3 मैंने क्या बोला, याद रखने की बात करा। क्लियर। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। साहब ये तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है साहब। मुंबई इंडियंस विंस आईपीएल 2020 ट्रॉफी। इतनी मशक्कत के बाद आईपीएल हुई है ना, मजा आ गया आईपीएल में एकदम। ठीक है, और आईपीएल 2020 के अंदर जीता कौन, जीता है मुंबई इंडियंस। किसको डिफीट किया है, दिल्ली कैपिटल्स को। सर ये भी पूछ सकते हैं पेपर में, क्यों नहीं पूछ सकते। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी बिल्कुल पेपर में क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो ये तो यार सर हमको पता ही है। तो जो बच्चों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मुंबई इंडियंस जो है उनने दिल्ली कैपिटल्स को डिफीट करके फाइनल में जीते हैं। इन द फाइनल ड्रीम 11 टीम बनाओ इंडियन प्रीमियर लीग टू लिफ्ट देयर 5th आईपीएल ट्रॉफी चेजिंग 157 रन्स फॉर विक्ट्री। मुंबई वेयर हेल्प्ड बाय देयर कैप्टन रोहित शर्मा हु हिट 68 रन्स। मुंबई हैड डिफीटेड चेन्नई सुपर किंग्स इन द आईपीएल 2019 फाइनल। उन्हें लास्ट ईयर मुंबई ने चेन्नई को डिफीट किया था, इस साल दिल्ली को डिफीट किया है। ठीक है, बस इतने डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना भी याद रख ले किसने जीता और किसको हराया था, दैट इज मोर देन इनफ। तो भाई जीता था मुंबई इंडियंस ने 2020 में और हराया था दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है सर, ये तो हमको याद हो जाएगा सर, ये मत पढ़ाओ। आगे की न्यूज़ बताओ, आगे क्या है सर, आगे ऐसी क्या चीज़ आ गई वो बताओ सर आप। ओके,
आरबीआई पुट्स लक्ष्मी विलास बैंक अंडर मोरेटोरियम। भाई क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक में कुछ गड़बड़ उनको समझ में आई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्लेस कैश ट्रैप्ड लक्ष्मी विलास बैंक अंडर अ मोरेटोरियम फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ एंड रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल्स ऑफ 25,000 फॉर डिपॉजिटर्स। भाई वहाँ के जो डिपॉजिटर्स है लक्ष्मी विलास बैंक के, वो 25,000 रुपये के ऊपर क्या नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ये यहाँ पे एक डालिए, ओइंग टू सीरियस डिटोरिएशन इन द लेंडर्स फाइनेंशियल पोजीशन सेंट्रल बैंक सुपरस्टेटेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एलवीबी दैट लक्ष्मी विलास बैंक फॉर 30 days ओइंग टू सीरियस डिटोरिएशन फाइनेंशियल बैंक। द मूव वाज अनाउंस्ड थ्रू द ऑर्डर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। भाई हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्चुअल बहुत क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट हो रही है, और आरबीआई भी बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है बैंकिंग को लेके। समझ में आई बात? जहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है, जैसे पहले यस बैंक का कांड पीटे, यस बैंक जो था उसने जो कांड करा था उसको सामने लाया उन लोगों ने, उसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक। अब आपको मैं उसकी सेकंड न्यूज़ बता दूं तो लक्ष्मी विलास बैंक जो है वो खासकर मर्ज हो रही है डीबीएस बैंक के साथ, जिसका मर्जर क्या हो चुका है, प्रपोजल कैबिनेट ने क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया कि लक्ष्मी विलास बैंक अब डीबीएस बैंक जो सिंगापुर बेस्ड डीबीएस बैंक है, समझ में आई बात, सिंगापुर बेस्ड डीबीएस बैंक है, तो उसके साथ क्या हो रही है, वो मर्ज हो रही है। तो ये तीनों न्यूज़ में आप लोगों को इतना याद रखना पड़ेगा कि एक पहला पॉइंट कि वहाँ का जो विड्रॉल था वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया सीरियस फ्रॉड्स की वजह से, जो लेंडर्स की पोजीशन है वो एकदम डिटोरिएट होती गई। ठीक है, उसके बाद रिवाइवल प्लान के लिए ये जो करा गया, ये काई के लिए करा गया कि मर्जर, क्योंकि उसके रिवाइवल प्लान के लिए अब उसको वापस से रिवाइव तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसा बैंकिंग सेक्टर अगर खत्म होते जाएगा हमारी कंट्री में तो लोगों का बैंकों के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। समझ में आई बात? तो लोगों का बैंकों के ऊपर विश्वास ही नहीं रह जाएगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए उसके बाद क्या करा गया, डीबीएस बैंक के साथ प्रपोजल रखा गया मर्जर का, जो कि कैबिनेट ने क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। तीनों न्यूज़ एक ही मंथ की है, इसीलिए आपको वहीं पे क्लियर तीनों न्यूज़ एक साथ मैंने क्या कर दिया, बता दिया कि लक्ष्मी विलास बैंक अब किसके साथ मर्ज हो जाएगा, डीबीएस सिंगापुर बेस्ड क्या है बैंक है उसके साथ मर्ज हो जाएगा। DBS Bank basically is which is in turn is subsidiary of Asia's leading financial service group DBS Group Holdings Limited। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है DBS बैंक के बारे में कि DBS बैंक कौन है, तो सिंगापुर बेस्ड बैंक है ये DBS बैंक, और ये DBS Group Holdings Limited जो एशिया की सबसे बड़ी लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस है, समझ में आई बात, उसकी सब्सिडरी है। तो ये बेसिकली DBS Group Holdings Limited की सब्सिडरी इज DBS बैंक, और DBS बैंक के साथ लक्ष्मी विलास बैंक का क्या हुआ है, मर्जर हो चुका है, जिसको अप्रूवल आ चुका है, कैबिनेट अप्रूव्स आरबीआई का प्रपोजल, आरबीआई ने प्रपोजल रखा था, कैबिनेट ने उसको क्या कर दिया, क्लियर अप्रूवल दे दिया। समझ में आई बात? सर एक बार रिवीजन फटाफट ओके फास्ट। पहला गुजरात वाला पॉइंट, सी प्लेन लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से अहमदाबाद तक। ठीक है, साबरमती रिवर फ्रंट जिसको हम बोलते हैं अहमदाबाद का। उसके बाद हम लोगों ने इसमें एक और चीज़ पढ़े कि भाई साहब वो सी प्लेन जो है वो कुछ 19 सीटर वगैरह है। फिर शक्तिकांता दास जी ने 40th सार्क सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट, समझ में बात, 40th सार्क सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट को क्या किया है, चेयर किया है। याद रखने की जरूरत है, कौन है, शक्तिकांता दास जी आरबीआई के गवर्नर है, इंडिया का जो आरबीआई के गवर्नर है। उसके बाद जो बिडेन ने इलेक्शन विन किया। ठीक है, कौन, यूएस का प्रेसिडेंशियल 46th इलेक्शन, वापस से कौन सा इलेक्शन, 46th इलेक्शन यूएस का क्या किया उनने, विन किया। किसको हराया, डोनाल्ड ट्रम्प जी को। और ओल्डेस्ट यूएस के प्रेसिडेंट क्या हुए, वो चुने गए आज तक के ओल्डेस्ट, 270 चाहिए थे, 290 है, वो याद नहीं भी रखे तो चलेगा। उसके बाद इंडिया बेस्ड कमला हैरिस जो है, समझ में आई बात, फर्स्ट ब्लैक एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन जिनने वाइस प्रेसिडेंट क्या हुई है, इलेक्ट हुई है। उसके बाद अजीम प्रेम जी, हाईएस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट है ना, ईयर 2020 के अंदर उनका नाम आया है। सेकंड नंबर पे शिव नादार एचसीएल टेक्नोलॉजीज के, अजीम प्रेम जी इज ऑफ विप्रो लिमिटेड, एंड थर्ड इज मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी जी तो खैर कहाँ दान देंगे, उनको खुद को जरूरत है दान की, खैर। तो उसके बाद मुकेश अंबानी जी थर्ड पोजीशन पे आए। फिर आईपीएल की ट्रॉफी जीती मुंबई इंडियंस ने, है ना। देखो इस तरीके से रिवाइज करना, जैसे मैं बता रहा हूँ ना मैं बात तुम्हारे सामने, तुम इस तरीके से रिवाइज करना, सारी न्यूज़ दिमाग में बैठ जाएंगी। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को क्या किया, हराया। फिर लक्ष्मी विलास बैंक रिस्ट्रिक्टेड कर दिए, 25,000 के ऊपर विड्रॉल नहीं ले सकते। फिर आरबीआई ने प्रपोजल रखा मर्जर का, कैबिनेट ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। किसके साथ, डीबीएस बैंक, कहाँ की, सिंगापुर की। डीबीएस बैंक सिंगापुर की किसकी सब्सिडरी है, तो एशियाज लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड, समझ में आई बात, इसकी सब्सिडरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी गर्व की बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएम मोदी वर्चुअली अटेंड्स 12th ब्रिक समिट, जो ब्रिक कंट्रीज का समिट हुआ, समझ में आई बात, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, समझ में आई बात, इनका जो 12th ब्रिक समिट हुआ वहाँ पे मोदी जी ने उसको अटेंड किया वर्चुअली। इस बार ये सारे समिट हुए हैं,
ठीक है। तो समिट वॉज हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो पुतिन जी के चेयरमैनशिप के अंदर ये क्या हुआ है, ब्रिक समिट हेल्ड हुआ है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, इंडिया विल बी टेकिंग ओवर द चेयरमैनशिप इन ब्रिक्स ऑफ द ब्रिक्स इन 2021। तो पेपर में शायद ही मेरे को ऐसा लग रहा है पूछ सकते हैं कि भाई 2021 में जो ब्रिक्स समिट होगा, 2021 में जो ब्रिक्स समिट होगा इसकी चेयरमैनशिप किसके पास हो सकती है। तो 2021 में जो ब्रिक्स समिट होने वाला है उस समय चेयरमैन कौन बनने वाला है, उसका इंडिया बनने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज 13th ब्रिक्स समिट जो है 2021 में इंडिया होस्ट करेगा और उसका चेयरमैनशिप करेगा। और थर्ड टाइम इंडिया क्या होगा ब्रिक को प्रेसिडेंसी सिंस इंसेप्शन, जब से वो हुआ है 2012 में एक बार हुआ था, 16 में एक बार हुआ और 2021 में हुआ था। मतलब सेकेंड टाइम मोदी जी उसको अगेन चेयर करने वाले हैं। ठीक है, 12, 16 और 21 में फिर से हमारे पास उसकी प्रेसिडेंसी आने वाली है। हम उसको क्या करने वाले हैं, होस्ट करने वाले हैं। पेपर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मॉड्यूल में ब्रिक्स के ऊपर पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्रिक्स समिट के ऊपर पूरा कंसेप्ट जब मॉड्यूल में दे रखा है तो पेपर के लिए भाई साहब ये काफी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिमाग में गई बात? क्लियर? चलो 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 फटाफट फटाफट। चलो अब थोड़ी सी पिक्चर की बात कर ले यार। देखो यार, मैं सारी न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ, मैं बोला ना कुछ छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है, अगेन सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार यहाँ पे, क्योंकि यार जनवरी 9 तारीख को जब हम पेपर देंगे ना तो उसमें ऐसा कहीं मन में मलाल नहीं रह जाना चाहिए, मैंने यार ये नहीं पढ़ा था, मैंने वो नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो मेरे को जितना इंपॉर्टेंट लगता है उस महीने से रिलेटेड, जितनी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं उस पर्टिकुलर मंथ से रिलेटेड, क्योंकि मैं सब कुछ ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना क्या है ना यार, सब्जेक्ट जो है दैट इज करंट अफेयर्स। सी जो मेरे जनवरी वाले बच्चे हैं, मेरी बात सुनो, मैंने नवंबर वालों को भी बोला था, माने मेरी बात, पेपर अच्छा गया, 48 मार्क्स 47 मार्क्स करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट में, एज इन वो करंट अफेयर्स और जो कम्युनिकेशन मर्ज करके, फिर भी 48 49 मार्क्स। मतलब जब उसके बाद मैंने रिजल्ट के बाद उनके साथ मीट लिया, जूम मीट लिए, तो यार मैं तो खुद शॉक कि इतना अच्छे मार्क्स ले गए बच्चे, वो भी करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट में। तो मतलब प्राउड फीलिंग आई मेरे को बहुत। तो अब तुम लोगों की बारी है, सुनो मेरी बात, ध्यान से एकदम सुनना है तुम लोगों को कि सर ये सिर्फ मॉड्यूल के ऊपर हम अकेले नहीं रह सकते कि सर जो हमारे को रीडिंग मटेरियल दिया गया, रेफरेंस मटेरियल हमने को जो ICSI ने दिया है, सिर्फ हम वही पढ़ ले। करंट अफेयर सब्जेक्ट है यार, नाम में मतलब है। क्यों दिया सब्जेक्ट? क्योंकि भाई इंस्टीट्यूट चाहता था कि डेली बेसिस पे जो चीजें आ रही है, डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं, वो सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज रहे, इसलिए इंस्टीट्यूट ने करंट अफेयर सब्जेक्ट दिया। तो इसीलिए दिया ना करंट अफेयर्स, अदरवाइज क्यों देता वो करंट अफेयर सब्जेक्ट? समझ में आई बात? तो उसका मतलब ही क्या हो गया कि तुमको हर महीने की चीजें पता रहे। अब जो मॉड्यूल के अंदर दिया है वो तो सब 2019 2020 के स्टार्टिंग तक दिया हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे वो रेफरेंस मटेरियल छपा था। तो क्या उसके बाद का करंट अफेयर्स तुम पढ़ोगे नहीं? तो इंस्टीट्यूट पागल है जो CSEET की ई बुलेटिन में हर महीने के करंट अफेयर छाप के दे रहा है, और पेपर में वो अलग अलग मंथ के बारे में कुछ अलग अलग बाहर के करंट अफेयर्स भी पूछ लेता है कई बार। तो फिर बोलते बच्चे बाहर से आया, बाहर से नहीं आया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही सबसे आया है वो। समझ में ही बात? तो हम लोगों को करंट अफेयर्स का मतलब समझना चाहिए पहले तो सब्जेक्ट का, और उसके बाद उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसका मतलब कोई इकोनॉमिक्स या बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं है कि जो लिखा हुआ है जितना कोर्स में दिया हुआ है उतना ही आएगा। भाई डेली बेसिस पे जो चीजें हो रही है, जो डेली बेसिस पे चीजें चल रही है रेगुलर बेसिस पे, वो पेपर में पूछने के पूरे क्या है उसमें चांसेस होते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? चलो, तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं एकदम मोटिवेशन के साथ, एकदम जोश के साथ। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि दिल्ली क्राइम बैग्स बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। भाई इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में जो दिल्ली क्राइम सीरीज बनी हुई है ना, वो उसने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किया है, वन किया है। तो 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो हुए थे 2020, उनने दिल्ली क्राइम फर्स्ट वेब सीरीज, दिल्ली क्राइम जो है फर्स्ट वेब सीरीज फ्रॉम इंडिया to win international Emmy award. This show is written and directed by Ruchi Mehta and features actress Shefali Shah as the main character. Shefali Shah से मेन कैरेक्टर थी। ठीक है, इसको बेस्ट अवार्ड मिला है, बेस्ट एमी इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारे देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ से फर्स्ट वेब सीरीज़ है जिसने इंटरनेशनल अवार्ड जीता है, टॉप इंटरनेशनल अवार्ड। क्लियर? पेपर में पूछ सकते हैं। नेटफ्लिक्स पे है ये, आपको देखना है तो बिल्कुल मैं तो सजेस्ट करूंगा कि यस बिल्कुल देखो इसको, है ना, नेटफ्लिक्स पे है ये। नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो 26 नवंबर इन इंडिया, 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे
और संविधान दिवस के रूप में पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि नवंबर अभी अभी गया है जस्ट, और आपको दिया भी उसके बारे में। तो 26 ऑफ नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज, इसलिए याद रखना पड़ेगा, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे बोल सकते हैं, या आप भाई साहब उसको संविधान दिवस के रूप में भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ऑन दिस डे इन 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड विच केम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। अब बेसिकली कुछ लोगों को डाउट रहता है, सर कॉन्स्टिट्यूशन जो आया वो तो 26 जनवरी को आया है ना। हाँ, 26 जनवरी से एप्लीकेबल हुआ, समझ में आई बात, लेकिन अडॉप्ट किस दिन हमने कर लिया था उसको, 26 ऑफ नवंबर को, उसके 2 महीने बाद से वो केम इनटू फोर्स हुआ। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो 26 ऑफ नवंबर बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है 2015 से बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है इसको, या सॉरी उसके पहले से कॉन्स्टिट्यूशन डे, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन 19 नवंबर 2015 ड्यूरिंग द ईयर ओल्ड सेलिब्रेशन ईयर लॉन्ग सेलिब्रेट 125th बर्थ एनिवर्सरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 26 एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। प्रीवियसली दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड एज लॉ डे। अच्छा, इसके पहले इसको लॉ डे बोल के बनाया जाता था, लेकिन 2015 के बाद से इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे बोल के क्या करा जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। 26 नवंबर वॉज चूजन टू स्प्रेड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्प्रेड थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ अम्बेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। क्लियर। तो पॉइंट यहाँ पे इतना याद रखना है, 26 ऑफ नवंबर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। पेपर में 101% चांसेस है पूछने के। सर आप तो हर बारे में बोल रहे हो कि पूछने के चांसेस है। अरे यार, लेटेस्ट अपडेट में से नहीं पूछेंगे तो कहाँ से पूछेंगे वो, है ना, भाई बाहर से लेके आएंगे वो क्वेश्चन उठा के, नहीं भाई आगे वाले से पूछेंगे। अरे नालायक, लेटेस्ट अपडेट से पेपर में पूछने के पूरे चांसेस है, क्यों नहीं पूछा जाएगा। Next is banking and financial current affairs. The Reserve Bank of India imposed monetary penalty on DCB Bank and Jio Payments Bank for various rule violation. भाई जो जियो का पेमेंट बैंक है और DCB बैंक है उसके ऊपर मॉनिटरी पेनल्टी क्या करी है, आरबीआई ने इम्पोज करी है ना, उन्हें रूल्स वायलेशन किए उसके ऊपर। तो सेंट्रल बैंक हैज इम्पोर्ड अ पेनल्टी ऑफ 22 लाख एंड डीसीबी बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑन मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस की मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, है ना, कुछ वायलेशंस उनको पाए गए, उसके लिए द पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर वेस्टेड इन आरबीआई अंडर 47A(1)(c) रीड विद 46(4)(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। सर ये याद रखना क्या है, सिर्फ इतना भी याद रख ली कि किसके ऊपर पेनल्टी आरबीआई ने इम्पोज करी, बस सफिशिएंट है। जियो पेमेंट बैंक के ऊपर और डीसीबी बैंक के ऊपर, बस। मतलब वैसे तो मेरे को नहीं लगता ये पूछा जाएगा पेपर में, लेकिन अगर आप लोग बोलते हो कि सर ये पैराग्राफ में से क्या याद रख ले, तो इतना भी याद रख ले कि किसके ऊपर पेनल्टी दी गई, लगाई गई। तो ये 2 बैंक है, एक डीसीबी बैंक और एक जियो पेमेंट्स बैंक, इनके ऊपर क्या करेगी, पेनल्टी लेवी करी गई। समझ में आई बात। नेक्स्ट इज बिजनेस करंट अफेयर्स। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब वो पर्टिकुलर मंथ से रिलेटेड, AAI हैज हैंडेड ओवर द लखनऊ एयरपोर्ट टू द अदानी ग्रुप ऑन लीज ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर। 50 साल के लिए लखनऊ एयरपोर्ट, है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसको दे दिया है, चलाने के लिए हैंडेड ओवर कर दिया है लखनऊ एयरपोर्ट अदानी ग्रुप को। समझ में आई बात। अपार्ट फ्रॉम दिस अदानी ग्रुप हैज टेकन और विल टेक ओवर ऑपरेशन फॉर 5 मोर एयरपोर्ट। उसके अलावा 5 मोर एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस भी, मतलब एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस अब प्राइवेटाइज करे जा रहे हैं बेसिकली। तो वहाँ पे जैसे अब लखनऊ एयरपोर्ट है, उसको अदानी ग्रुप को क्या कर दिया गया है, हैंडेड ओवर कर दिया गया है। तो पेपर में अगर पूछे तो ऐसा पूछ सकते हैं कि विच एयरपोर्ट इन लेटेस्ट विच एयरपोर्ट हैज हैंडेड ओवर टू दी प्राइवेट ग्रुप अदानी ग्रुप, तो दैट इज लखनऊ एयरपोर्ट, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या लखनऊ एयरपोर्ट हैंडेड ओवर टू विच ग्रुप, दैट इज अदानी ग्रुप, ये क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। तो बस इतना 2 वर्ड भी याद रख लिए कि एक अदानी ग्रुप और दूसरा लखनऊ एयरपोर्ट, तो समझ में आ जाता है आपको। Got it my points? क्लियर। चलो एक बार फटाफट रिवीजन दिसंबर नवंबर वाले करंट अफेयर्स की, है ना, क्योंकि थोड़े ज़्यादा थे तो एक बार रिवीजन तो बनती है भाई, बनती है। पीएम मोदी लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट सी प्लेन, कहाँ पे, गुजरात में। पीएम मोदी ने कहाँ पे लॉन्च किया, इंडिया की फर्स्ट सी प्लेन सर्विस गुजरात में। उन्होंने क्या करे, सी प्लेन सर्विस, इंडिया की फर्स्ट सी प्लेन सर्विस जो है वो क्या करे, लॉन्च करे। पॉइंट नंबर 1, कहाँ से कहाँ तक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से अहमदाबाद तक। समझ में आई बात। जो पहले जहाँ पे कितने 4 घंटे लगते थे, वो 45 मिनट में वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें शक्तिकांता दास जी ने, फटाफट वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, रिवाइज करा रहा हूं। शक्तिकांता दास जी, है ना, जिनने 40th सार्क सेंट्रल बैंक का गवर्नर्स मीट को क्या करा, चेयर करा। ठीक है, आरबीआई के चेयरमैन है। जो बिडेन ने इलेक्शन जीता, कहाँ का, यूएस का, 46th इलेक्शन, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट क्या हुए, इलेक्ट हुए। उसके बाद उनको 270 वोट चाहिए, 290 मिले। ठीक है, फोर्थ इज कमला हैरिस, जो कि इंडिया बेस्ड है, मतलब ब्लैक इंडियन, फर्स्ट ब्लैक इंडियन अमेरिकन वुमेन है। समझ में आई बात, जिनने
एज अ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बोल के क्या हुई है, इलेक्ट हुई है। तो पेपर में ये पूछने के चांसेस ज़्यादा है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कौन इलेक्ट हुआ है, तो दैट इज अभी कौन इलेक्ट हुआ है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, कमला हैरिस जी। ठीक है, अजीम प्रेम जी हाईएस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट 7,904 करोड़, अमाउंट याद रहेगा तो बहुत अच्छा, चांस नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अमाउंट वगैरह नहीं पूछी जाएंगे। हाँ, टॉप फिलेंथ्रोपिस्ट लिस्ट के अंदर नाम किसका आया, तो भाई अजीम प्रेम जी का। कौन है अजीम प्रेम जी, विप्रो के चेयरमैन। उसके बाद नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है शिव नादर। कौन है वो, एचसीएल चेयरमैन, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन। उसके बाद हमारे मुकेश अंबानी जी थर्ड पोजीशन पे। क्लियर। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती दिल्ली को हरा के। आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था विड्रॉल्स, है ना, मॉरिटोरियम पीरियड लगा दिया था किसके ऊपर, लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर। पहले येस बैंक वगैरह के ऊपर भी लगा था, अब लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर लगा। 25,000 के ऊपर विड्रॉल नहीं कर सकता पर डिपॉजिटर। उसके बाद सेकंड लक्ष्मी विलास बैंक किसके साथ मर्ज हो गई, डीबीएस बैंक के साथ मर्ज हो गई। पहले प्रपोजल दिया गया था, बाद में कैबिनेट ने उसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। नेक्स्ट इज पीएम मोदी ने जो 12th ब्रिक्स समिट था उसको क्या करा, उसको अटेंड करा, चेयर नहीं करा। चेयर 12th ब्रिक्स समिट किसने किया था, व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि रशियन प्रेसिडेंट है। समझ में आई बात। हाँ, इंडिया चेयर करने वाला है इसको, कब, 2021 में। वापस से बोल रहा हूँ, इंडिया चेयर करने वाला है इसको कब, 2021 में। अरे गेटिंग माय पॉइंट, ये एक चीज। और थर्ड टाइम इंडिया होस्ट एंड चेयर करेगा इसको इन 2012 और 2016, उसके बाद अभी 2021 में। दिल्ली क्राइम को फर्स्ट टॉप क्या बोलते हैं वेब सीरीज का अवार्ड मिला है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020 के अंदर। फिर 26 नवंबर सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे वो एमी कहाँ पे वो दिल्ली क्राइम सीरीज नेटफ्लिक्स पे आ रही है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अर्लियर 2015 के पहले ये सेलिब्रेट किया जाता था एज अ लॉ डे। बस आपको इतना याद रखना है कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस के रूप में इसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। फिर डीसीबी बैंक और जियो पेमेंट बैंक के ऊपर आरबीआई ने बहुत सारी पेनल्टीज लगाई है, इनने रूल्स वायलेशन किए हैं। ठीक है, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ एयरपोर्ट क्या कर दिया है, अदानी ग्रुप को हैंडओवर कर दिया है। देखो कितना ईजी है, यानी इतने करंट अफेयर मैंने तो देखे करके पढ़ा है, लेकिन तुम लोगों को रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम ये वीडियो भी देख लोगे तो बहुत रहेगा मेरे हिसाब से, तो तुम्हारे दिमाग में सब कुछ आते चलेगा। ठीक है, तुमको बोर हो रहा लगा के बैठ जाना। हाँ, आवाज़ इतनी अच्छी नहीं अपनी, लेकिन पेपर को में अगर पास होना है तो सुनना तो पड़ेगा। समझ में आई बात। तो फिर उसके लिए तो तुम्हारे को पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, अब नाले को ये तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। सर वो स्टार्टिंग का सर स्टार्टिंग वाला, अरे पढ़ाता हूँ वो बाद में बताता हूँ, पहले अच्छा निपटा दे क्या वो बाद में देखते। चलो उसको अक्टूबर को लिख लेते। ऐसा जी वो जो है ना, वो बेसिकली खासकर भले ही वो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में दिया, ऐसे बुलेटिन में दिया, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो आत्मनिर्भर अभियान है 3.0 उसके 12 अनाउंसमेंट्स आपको यहाँ पे दे दिए हैं उन लोगों ने, बट हम पढ़ लेंगे वो भी। ठीक है, तो डोंट टेक टेंशन अबाउट डेट, वो भी पढ़ते हैं, बट उसके पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कंप्लीट कर लेते। अगेन ये भी सीएसईईटी की बुलेटिन्स में दिया गया है अक्टूबर की। क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स अप, अच्छा वो ये जो स्टार्टिंग में दिया मैंने ये बुलेटिन में है, इसके बाद वाले जो मैंने दिया है करंट अफेयर्स, समझ में ये बात, वो एडिशनल करंट अफेयर जो वो पर्टिकुलर मंथ से रिलेटेड है, जो उस पर्टिकुलर मंथ में चीज़ें हुई है, जो कि मेरे को लगती है क्या वो इंपॉर्टेंट है ही है, मेरे को लगे ना लगे, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है, इंपॉर्टेंट है। गॉट इट माई पॉइंट। नेक्स्ट इज अक्टूबर 2020 में क्या चीजें हुई है जो हम लोगों के लिए एप्लीकेबल है, बिल्कुल है, पूछी जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स अप अ पैनल टू स्क्रीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फ्रॉम चाइना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट किया एक पैनल टू स्क्रीन करने के लिए जो प्रपोजल्स, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ स्क्रीनिंग पैनल टू वेट ऑल द चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड दोस विच विल बी कंसिडर्ड नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल शुड बी अप्रूव्ड। भाई उसको स्क्रीनिंग किया जाएगा और कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो भाई उसको अप्रूव किया जाएगा। समझ में आई बात, क्योंकि चाइना वाले से जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट के मन में डर है ही कि कहीं हमारी प्राइवेसी ना हो चली जाए हमारी कंट्री की, इसलिए तो उसने इतने सारे ऐप्स को क्या करी है, बैन कर दी है। उसके बाद अब जो वहाँ से प्रपोजल्स आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, तो उसके लिए बाकायदा उनने एक पैनल क्या किया है, सेट किया है, जो स्क्रीन करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो खासकर कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से। ठीक है, और अगर वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लगते हैं, कब उसको कब कंसीडर किया जाएगा, पेपर में पूछ सकते हैं, इसको कब कंसीडर किया जाएगा, अप्रूव कर दिया जाएगा जब वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है। अगर गवर्नमेंट थिंग्स, वो पैनल को लगता है कि इट इज नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यस गवर्नमेंट विल अप्रूव दैट प्रपोजल्स। द स्क्रीनिंग पैनल हैज बीन हेडेड बाय द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह जी की निगरानी में। सेक्रेटरी नहीं है अमित शाह जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के क्या बोलते हैं जो मिनिस्टर है, समझ में आई बात, कौन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के,
कि जितने लोगों ने मेरी वीडियोस पुरानी देखी होंगी अभी जो मॉड्यूल वाली वगैरह वाली, तो वो लोग नालायक एकदम बढ़िया आंसर दे रहे होंगे। और जो एकदम नालायक बंदे हैं, नालायक को बच्चे हैं जो बिल्कुल मेरी वीडियो नहीं देखी होंगी, उनका आंसर नहीं आ रहा होगा। कौन है बताओ? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मतलब मिनिस्टर कौन है? गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। हैज द सेक्रेटरी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एज अ मेंबर। इसके मेंबर रहेंगे एज अ सीनियर ऑफिशियल। मोर देन 100 प्रपोजल्स इन्वॉल्विंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना आर पेंडिंग। भाई गवर्नमेंट ने चाइना के 100 प्रपोजल से ज़्यादा, 100 प्रपोजल से ज़्यादा एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, डायरेक्टली जो इन्वेस्ट करती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसके अभी क्या रखी है? पेंडिंग रखी है। ओनली दोज प्रपोजल्स आर non-controversial can be approved after committee examines the proposal from the point of view of ownership and its implication for security। ये बहुत मतलब चाइना की अगर मैं आपको इधर उधर थोड़ी बातें बताऊँ ना, सुनने में इंटरेस्ट होगा आप लोगों को, तो भाई मतलब गवर्नमेंट इज लाइक क्या है चाइना के मामले में, गवर्नमेंट एकदम क्लियर चल रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि यार हम सिक्योरिटी से कोई वो नहीं कर सकते, खिलवाड़ नहीं कर सकते। पैसा आ रहा है ठीक है, बट सिक्योरिटी इज अ प्राइम इंपॉर्टेंस। तो सिक्योरिटी से क्या नहीं हो सकता? कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी से खिलवाड़ ना हो, है ना, थोड़ा सा भी सिक्योरिटी से खिलवाड़ ना हो, इसीलिए इस तरीके के प्रपोजल कितने सारे तो भी क्या रखिए? पेंडिंग रखिए। ओनली जहाँ पे कोई सिक्योरिटी या ओनरशिप के अंदर कोई दिक्कत नहीं दिखती उनको, जो कि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आ जाता है। मतलब ये कॉन्ट्रोवर्शियल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कि बेसिकली वो लोग सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर ही क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। समझ में आई बात? तो अगर उनको लगता है तो फिर वही क्या करते हैं? उसको अप्रूव करते हैं। इसरो टू लॉन्च इस वीनस ऑपरेशन, शुक्रयान-1, वीनस को क्या बोलते हैं? शुक्रयान-1 इन 2025। इसरो 2025 में क्या लॉन्च करने वाला है? शुक्रयान-1। समझ में आई बात? फ्रेंच स्पेस एजेंसी उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है। के सिवान चेयरमैन है भाई, देखा ही होगा अभी आपने उनको। के सिवान चेयरमैन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के, ठीक है। एंड जिन येस ले गेल CNS President held talks and also reviewed the area driving cooperation between India and France in space after the Mars, ये फ्रांस की एजेंसी है, after the Mars orbiter mission मंगलयान and moon mission Chandrayaan-1 and 2, ISRO has now set its eye on Venus for carrying out its इंटरप्लैनेटरी मिशन। भाई साहब अब वो पहले मंगलयान फिर चंद्रयान-1-2 के बाद अब भाई साहब हमारी जो इसरो है वो कहाँ पे नज़र गड़ाए बैठी है? एकदम शुक्र के ऊपर, मतलब वीनस के ऊपर। शुक्रयान-1 2025 में उनको क्या करना है? लॉन्च करना है। पेपर में 100% पूछ सकते हैं कि शुक्रयान-1 है ना कब लॉन्च होने वाला है? तो इट इज लॉन्च इन 2025। शुक्रयान-1 2025 में क्या होने वाला है? लॉन्च होने वाला है। किसके साथ मिलके? फ्रांस के साथ मिलके। इसरो विल लॉन्च इस Venus mission in 2025 with participation of French space agency, that is CNES, National Center for Space Studies. ISRO choose viral instruments Venus infrared automorphic गैसेस लिंकर। भाई अपने काम की चीज़ नहीं इतना याद रखने के लिए, ठीक है, इतना बस याद रख लिया अपन ने कि फ्रांस के साथ मिलके हम लोग क्या करने वाले हैं? इसरो, क्योंकि हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, साइंस नहीं पढ़ रहे या हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे कि भाई क्या एक्चुअल में होने वाला है वो हम देखते बैठे। हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसरो शुक्रयान-1 यहाँ याद रखना, ठीक है, वो लॉन्च करने वाला है कब? 2025 में। क्लियर? चलो अभी एक न्यूज़ आई है, ये देखो, चाइना पाकिस्तान डिफीट हो गया था ना UNHRC के इलेक्शंस में, ठीक है। तो दी UN जनरल, और इंडिया जीत गया था। दी UN जनरल असेंबली ऑन October 12, 2020 इलेक्टेड Pakistan, China, Russia and 12 other countries to serve as a member of UN Human Rights Council for 3 years term starting from January 21. China was re-elected to UNHRC after it defeated Saudi Arabia in the elections to win a seat by the smallest margin. Pakistan, Nepal has also re-elected। भाई पाकिस्तान और नेपाल भी री-इलेक्ट हो गया है, ठीक है, और चाइना भी इसमें क्या हो गया है? री-इलेक्ट हो गया है। चाइना ने किसको हराया है? सऊदी अरेबिया को, ठीक है, बहुत स्मॉल मार्जिन से हराया है। उसके बाद पाकिस्तान और नेपाल भी री-इलेक्ट हो गया है UNHRC के लिए, दैट इज UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। समझ में बात? ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। और उसके बाद पाकिस्तान क्या भूले भाई, लॉन्च हुआ है, पेपर में पूछ सकते, इतनी लाइन बस याद रखना तो रख सकते कि चाइना और पाकिस्तान री-इलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए, UNHRC। क्लियर? चलो NIA ने 3 नई ब्रांचेस और बनाई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सैंक्शन 3 न्यू NIA ब्रांचेस एट इम्फाल, चेन्नई एंड रांची। इम्फाल, चेन्नई एंड रांची। समझ में बात? इसके लिए 3 नई
NIA ब्रांचेस क्या करी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सैंक्शन कर दी है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो MHA है सैंक्शन 3 एडिशनल ब्रांचेस फॉर NIA ऑन 25/9/2020 टू बी लोकेटेड एट इम्फाल, चेन्नई एंड रांची। द डिसीजन ऑफ GOI विल हेल्प इन ensuring quick response to an emergent situation in the concerned states by the premier एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन। भाई उस पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर है ना इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर है ना क्विक रिस्पांस क्या होगा, मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे अब एडिशनल 3 ब्रांचेस क्या करी गई है, NIA की बनाई गई है, ठीक है। एजेंसी ऑफ द कंट्री, इट विल स्ट्रेंथन NIA's capability in investigation of terrorism related cases and other national security related matter। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिनका नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या रहता है भाई, ध्यान रहता है। तो इसकी 3 और ब्रांचेस बनने के बाद हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी क्या हो जाएंगी और कैपेबल हो जाएंगी टेररिज्म से लड़ने के लिए। ये सारी बातें दी हुई है, आपको इतना याद रखना है कि 3 नई ब्रांचेस, ठीक है, 3 नई ब्रांचेस ऑफ NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वापस से 3 नई ब्रांचेस ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको क्या किया गया है, अप्रूव किया गया है। किसने अप्रूव किया है इसको अप्रूव किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो लिखा भी है मिनिस्ट्री ऑफ MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको क्या किया गया है, अप्रूव करा है। यहाँ पे आप पढ़ सकते कितनी ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस भाई, ठीक है। प्रेजेंटली NIA के 9 ब्रांचेस लोकेटेड है गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोची, लखनऊ, रायपुर एंड चंडीगढ़। उसके बाद 3 और आ गई, कहाँ आ गई ये याद रखना जरूरी है, इम्फाल, चेन्नई एंड लास्ट इज रांची। समझ में बात, इम्फाल, चेन्नई एंड रांची। अभी कितनी है, ऑलरेडी 9 है, तो और 3 सैंक्शन हुई है, तो बेसिकली कितनी टोटल ब्रांचेस हो गई NIA की, 12 हो गई। क्विक रिस्पॉन्स होगा, कुछ भी दिक्कत आती है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर तो। क्लियर, चलो भाई चलो आगे चलो। मोदी डेडिकेट्स, PM मोदी डेडिकेट्स अटल टनल टू द नेशन। सुने होंगे आपने अटल टनल के बारे में। अटल टनल जो है वो क्या करा गया है, लाया गया है, अप्रूव कर दिया गया है, किसके थ्रू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डेडिकेटेड अटल टनल, मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया, अटल टनल जो है मोदी जी ने क्या करा है, कंट्री को डेडिकेट किया है। तो डेडिकेटेड अटल टनल टू द नेशन 3 अक्टूबर 2020 को। इन दिसंबर 2019 द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू नेम रोहतांग टनल एज अटल टनल इन द ऑनर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड स्कॉलर अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। तो जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पे रोहतांग टनल का नाम करके अब क्या कर दिया गया, अटल टनल। बहुत बढ़िया टनल, मैंने सुना है बना है, जाने की इच्छा तो है बट क्या करे, जा ही नहीं पा रहे, कोरोना। द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट हैड टेकन द डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रेटेजिक टनल बिलो द रोहतांग पास ऑन 3 जून 2000 एंड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द एक्सेस रोड टू द साउथ पोर्टल टनल वॉज लेड ऑन 26 मई 2002। खैर इतना याद नहीं रखना, बस इतना याद रख लो, अटल टनल आया गया है 10,000 फीट फ्रॉम द मीन सी लेवल से लेके 10,000 फीट के ऊपर है। दी टनल बी नेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसको बनाने का काम तो भाई बॉर्डर पे तो बनाने का काम BRO ही करती है। BRO बाप रे कहाँ से रोड बना लेती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। आप अगर कभी उस साइड जाओ, हिमाचल या लेह वगैरह जाओ, मनाली वगैरह, तो आपको पता चलेगा कि यार ऐसी ऐसी जगह से इन लोगों ने क्या बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, टनल्स बनाए हैं, है ना, जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर रोड या टनल बन सकते हैं। तो बेसिकली अटल टनल जो बनाया गया है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा गया है, बनाया है। 9 किलोमीटर है, एलिवेशन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। टोटल 3200 करोड़ उसकी क्या आई है, कॉस्ट आई है। बस इतना भी याद रख लिए ना कि भाई अटल टनल मोदी जी ने डेडिकेट करा है कंट्री को, फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बनाया गया है। बेसिकली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, समझ में आई बात, इसने इसको क्या करा है, बनाया है। और 10,000 वाला वर्ड याद रखना, 10,000 फीट फ्रॉम द मीन सी लेवल। समझ में आई बात, कितना, 10,000 फीट वाला पॉइंट याद रखना, ये मैं बोलूँगा याद रखने को। रशिया अप्रूव, सर ये तो मतलब मजे की बात होगी, हमारी इंडिया की भी अभी अप्रूव होने वाली है कुछ टाइम में, बट अभी रशिया अप्रूव 2nd कोरोना वायरस वैक्सीन, है ना, एपीवेक कोरोना। उसका पहला जो आया था स्पुटनिक वी आई थी, उसके बाद अभी उस 2nd जो वैक्सीन आई है दैट इज एपीवेक कोरोना करके। रशिया हैज गिवन रेगुलेटरी अप्रूवल, रशिया ने रेगुलेटरी अप्रूवल दे दिया उसकी 2nd कोविड-19 वैक्सीन को, जिसका नाम है एपीवेक कोरोना। आफ्टर अर्ली स्टेज स्टडीज, उसकी अर्ली स्टेज स्टडीज के बाद दी नो कोरोना वायरस वैक्सीन कम्स 2 months आफ्टर अ सिमिलर मूव ऑफ रशिया फर्स्ट वैक्सीन।
प्रमोटेड वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम द साइंटिस्ट बोथ एट होम एंड अब्रॉड। भाई ये क्या हुआ, पहले इसकी जो स्पुतनिक वी आई थी इसको अप्रूव किया था, इसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला है ना, चाहे उसकी कंट्री के साइंटिस्ट हो या उसके बाहर की कंट्री के साइंटिस्ट हो, है ना, उसको क्या मिला, बहुत मतलब गाली वाली पड़ी बेसिकली बोल सकते हैं सादी लैंग्वेज में। उसके बाद उसने क्या करा है, सेकेंड वैक्सीन क्या करी है, लॉन्च करी है। रशिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव द रेगुलेटरी अप्रूवल टू अ कोविड-19 वैक्सीन in August when Sputnik V was officially registered ahead of the large-scale clinical trial. Russian President Vladimir Putin announced country has registered second COVID-19 vaccine. उसके बाद उन्होंने second COVID-19 वैक्सीन जिसका नाम एपीवेक कोरोना करके रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, एपीवेक कोरोना। ठीक है, नेक्स्ट इज बांग्लादेश गवर्नमेंट ऑर्डर्स नो मार्क्स नो सर्विस पॉलिसी। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, पेपर में पूछ सकते हैं एपीवेक कोरोना के बारे में, है ना, बिल्कुल पेपर में पूछा जा सकता है एपीवेक कोरोना के बारे में, तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे, पेपर के लिए याद रखेंगे। फर्स्ट नाम था स्पुतनिक और सेकंड जो नाम आया है वो क्या है, एपीवेक कोरोना। तो ये दो वैक्सीन जो रशिया ने क्या करी है, अप्रूव कर दी है कोरोना के लिए। अभी हमारे यहाँ की आने की है, मोस्ट प्रोबेबली बोल रहे दिसंबर जनवरी में आ जाएंगी, ठीक है, बट हम लोगों तक पहुँचने तो जून जुलाई हो ही जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर का आधा तो ऐसे ही जाने वाला है, ये तो 100% है। बट अभी खैर केसेस वेसेस मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं नालायक, है ना, मास्क लगाते अभी भी नहीं है, अब तो और कम कर दिए है। बट बांग्लादेश ने ऑर्डर किया भाई नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी, बोले नहीं मास्क तो कोई सर्विस नहीं मिलेंगी। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू दैट नो सर्विस विल बी प्रोवाइडेड टू द पीपल हु डोंट वेयर अ मास्क। द कैबिनेट मीटिंग चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, डिसाइडेड नो वन विल बी अलाउड टू एंटर ऑफिसेस without the mask. It decided that offices must install notice board saying no mask no service in order to control spread of COVID-19 virus in the country। मतलब यार एकदम स्ट्रिक्ट वाला एक्शन ऐसी होना चाहिए, मैं तो बोलता, समझ में ये बात, कोई दिक्कत नहीं, कहीं एंट्री नहीं देना उनको, रोड पे दिखे पकड़ लेने का। इन्वॉल्विंग कम्युनिटी लीडर्स in the campaign to wear a mask, cabinet secretary said government has also talked to the Islamic scholars and religious leaders to publicize this at all mosques through the imams वगैरह वहाँ की जो है मॉस्क के, उनके थ्रू इसको पब्लिसाइज करे जाए, बताया जाए लोगों को नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। समझ में ये बात, बाहर ऑफिस की क्या लगा दो, बोर्ड वोर्ड लगा दो, बढ़िया, कोई एंट्री वेंट्री इन लोगों को मिलेंगी नहीं। समझी कि नहीं भाई बात, समझ में आया। एक बार रिवीजन तो बनता है, छोटा था लेकिन रिवीजन तो बनता है, अक्टूबर में खास चीज़ें हुई नहीं थी तो जो छोटा था रिवीजन बनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स अप अ पैनल, काई के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करने के लिए, स्क्रीन करने के लिए, उसके लिए पैनल उन्हें क्या करा है, बुलाया है। पर ये जो स्क्रीन होंगी पैनल, समझ में, ये किसके लिए, स्पेसिफिकली जो चाइना से क्या आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, तो स्पेसिफिकली फॉर द इन्वेस्टमेंट जो कहाँ से खासकर आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, उसके लिए ये लाया गया है। नेक्स्ट इसमें बात आ जाती है कि भाई अभी सिर्फ जो जहाँ पे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल प्रपोजल्स है, जहाँ पे सिक्योरिटी और ओनरशिप का कोई दिक्कत नहीं है, वही अप्रूव है, उसके अलावा 100 ऑफ प्रपोजल्स अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद इसरो ने वीनस मिशन करके लॉन्च किया, पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है, शुक्रयान 1 करके क्या नाम रखा गया, क्योंकि पहला मिशन है शुक्रयान 1, और 2025 में उसको लॉन्च करेंगी, किसके साथ मिलके, फ्रांस की एजेंसी उसके साथ मिलके, ठीक है, फ्रांस स्पेस एजेंसी जो है उसके साथ। फिर चाइना और पाकिस्तान री इलेक्ट हो गया, ह्यूमन राइट्स वाली बात करेंगे अभी, चाइना और पाकिस्तान, क्या बोलूँ मैं उसको, यूनाइटेड नेशंस है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यहाँ पे एज अ मेंबर बोल के, नेपाल भी हो गया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सैंक्शन किए 3 नई ब्रांचेस, खैर नेपाल हुआ है वो तो ठीक बात है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना क्या बोलूँ मैं, खैर छोड़ो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 3 ब्रांचेस एनआईए की क्या करी है, लाई है, कहाँ लाई है, इम्फाल, चेन्नई और चाइना रांची में, पहले 9 ऑलरेडी थी, 3 एडिशनल ब्रांचेस आ गई, इम्फाल, चेन्नई और रांची में, तो टोटल होगी 12। इससे हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की कैपेबिलिटीज वगैरह बढ़ेंगी, ताकि टेररिज्म वगैरह को क्विक रिस्पॉन्स, इमरजेंसी हुई कोई, है ना, तो उसमें क्विक रिस्पॉन्स क्या कर सके, वो दे सके। पीएम मोदी ने अटल टनल क्या करा, डेडिकेट किया, जो कि रोहतांग टनल था, उसको नाम चेंज करके अब क्या नाम है, उसको अटल रोहतांग टनल को अब क्या बोल दे, अटल टनल। बहुत बढ़िया टनल बना है, मैंने सुना है। रशिया ने एपिक कोरोना वैक्सीन जो है, स्पुतनिक पहली थी, एपिक कोरोना, एपीवैक कोरोना, सॉरी एपिक नहीं, एपीवैक कोरोना, ठीक है, एपीवैक कोरोना, ठीक है, इसकी जो वैक्सीन है वो क्या करी है, लॉन्च करी है। बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी क्या कर ली है, अडॉप्ट कर ली है, कि भाई मास्क नहीं तो कोई सर्विस नहीं मिलेंगी। वहाँ के इमाम्स वगैरह सबको बोला है कि भाई अपनी कंट्री में ये बातें क्या करो, सब लोगों को बताओ, यानी बांग्लादेश में। ये थोड़ी सी मैंने की अनाउंसमेंट थी आत्मनिर्भर भारत अभियान की, ये थोड़ी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम फिर चलेंगे सितंबर और
अगस्त के करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ये मैं पहले डिस्कस कर लूँगा। आई थिंक अब आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बन गई होगी सर अब पढ़ने की। मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो पूरा देखना, तुमको चाहिए ना तुम इसको 10 बार आके देखना। मतलब ऐसा तुमको लग रहा है कि सर एक साथ नहीं देख पा रहे, मत देखना भाई, तू मंथ वाइज देख ले, है ना। जितने देर का वीडियो है उसको डिवाइड कर ले, क्योंकि करंट अफेयर्स का वीडियो भाई, है ना। तुम यहाँ पे मेरे से कॉमेडी एक्सपेक्ट करोगे तो मैं तो कर रहा हूँ जितनी, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की कि भाई एक वीडियो में मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ें क्योंकि बतानी है पेपर के लिए, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा इधर उधर की चकलस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और थोड़ा सा क्योंकि न्यूज़ हो जाती है बोरिंग बोरिंग ना लगे आखिरी में आप लोगों को, तो ये हो सकती है, ये सब नॉर्मल चीज़ है ना। इट इज़ न्यू नॉर्मल, समझ में आई बात। बट इसलिए मैं आपको बोलूँगा सिंपल सी बात कि यहाँ पे आप लोग चाहिए ना, डू वन थिंग, 1 घंटा आधा घंटा देखे, फिर बाद में थोड़ी देर बाद आगे का आधा घंटा देखे, फिर वापस से आगे फिर आधा घंटा, फिर जो भी बचेगा आधा, कितनी देर का मेरे को भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम कितनी देर का बनेगा, है ना। हम तो बस करे जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं और देखेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू वांट आप उसको 10 बार देखो, 25 बार देखो, कितनी बार भी देखो, टुकड़े टुकड़े में देखो, लेकिन देखो पूरा, पढ़ो पूरा, देखो पूरा। नहीं सर नोट्स मिल गए हम पढ़ लेंगे, नालायक, पढ़ लो, बाद में फिर तुमको पता चलता, फिर समझ में नहीं आती चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे ऐसी बेवकूफ़ी वाली काम नहीं करना, क्लियर। देखना पूरा है, टुकड़े टुकड़े में देखो, आई डोंट केयर, समझ में आई बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए डिवोट है वीडियो, तुम्हारे पास ही रहेगा कोई। और अब तुमको तो मालूम है यार, हमारी CS कार्ड इंडिया टीम कभी भी CS ET वाले बच्चों से 1 रुपये भी नहीं लेती, तो वो फिर मेरे को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और कमेंट वमेंट लाइक वाइक करना अगर अच्छा लग रहा होगा तो, बाकी तो तुम्हारी मर्जी। की अनाउंसमेंट अंडर आत्मनिर्भर भारत 3.0, क्या की अनाउंसमेंट हुई थी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन अनाउंस 12 की मेजर्स एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टिमुलस टू द इकोनॉमी अंडर आत्मनिर्भर भारत 3.0. The stimulus, the net is announced on 12th of November, amounts 2.65 lakh crore. 2.65 lakh crores. While addressing press conference, fans may inform that total stimulus announced by the government of India and RBI till date to help nation tied up over COVID-19 works out to 29.87 lakh crore. बाप रे, ठीक है, which is 15% of nation की GDP. And out of this 9% GDP has been provided by the government. उसमें से 9% तो अभी प्रोवाइड हो चुकी है, 15% GDP करेंगे, इतने याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या 12 की मेजर्स है सर, ये पूरे याद नहीं रखना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्यों दिया मैंने, क्योंकि आपके CS ET की बुलेटिन में दिया था, तो फिर बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है, सर इतना याद रखना है, इतना याद करना है, तो मैंने बोला उठाओ वहाँ से, यहाँ मारो इसको, यहाँ लो कॉपी करो और बच्चों को पढ़ाओ, एक जैसा दिया वैसे का वैसा, ताकि बच्चे के दिमाग में डाउट ना रहे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं खुद ही बता देता एक एक। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, न्यू स्कीम जो इंसेंटिसाइज करी गई जॉब क्रिएशन के लिए ड्यूरिंग कोविड-19 रिकवरी हैज बीन लॉन्च। इफ EPFO, दैट इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज EPFO? EPFO स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट टेक इन न्यू एम्प्लॉइज, भाई ये EPFO रजिस्टर्ड अगर तुम हो, तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्या है रजिस्टर्ड है, और तुम नए एम्प्लॉइज को क्या कर रहे हो, रख रहे हो विदाउट EPFO रजिस्ट्रेशन, या दोस्त हु लॉस्ट जॉब, जिनको अर्लियर जॉब क्या हुई कोविड में चली गई, तो फिर उनको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। बेनिफिशियरीज न्यू एम्प्लॉइज जो आएंगे अंडर दी स्कीम वुड बी एनी न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट इन EPFO रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट, जो भाई EPFO में एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत क्या है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन EPFO के तहत रजिस्टर्ड है और मैं कोई नए एम्प्लॉइज को रख रहा हूँ, समझ में आई बात। तो उनके लिए भाई साहब मंथली अगर उनका वेजेस 15,000 से कम है तो ये बेनिफिट होंगे, मतलब जो लेबर या लोगों को मैं रखूंगा जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, या EPF मेंबर्स ड्रॉइंग मंथली वेज लेस देन 15,000 हु मेड एग्जिट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक फ्रॉम 1 मार्च से लेकर 30/9 तक एंड इज एम्प्लॉयड आफ्टर 110। या तो भाई जो EPFO रजिस्टर्ड है ना, उसके अंदर न्यू एम्प्लॉयज़ को ज्वाइन कर रहे हैं, 15,000 से सैलरी जिनकी कम है, या तो वो, या नए एम्प्लॉयज़ हो गए, या दूसरे जो पुराने एग्जिट हो गए थे, अब कहीं से जॉब छोड़ दी थी, अब वापस से वो दूसरी जगह पे क्या कर रहे हैं, आफ्टर 1/10/2020 जब न्यू नॉर्मल वगैरह सब आ गया, सब खुल गया है ना, उसके बाद उनको जॉब दी जा रही है, तो वो भी इसके क्या है बेनिफिशियरी रहेंगे। उसमें गवर्नमेंट करने क्या वाली है, बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडाइज दे रही है, सब्सिडरी दे रही है 1/10/2010 के बाद से। गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टैब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग अप टू 1,000 एम्प्लॉइज, उनके केस में जहाँ जो छोटी मोटी एस्टेब्लिशमेंट्स हो गई जहाँ पे 1,000 एम्प्लॉइज ही है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो कि हो जाता है 24% ऑफ वेजेस। क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत नया है, पेपर में नहीं पूछेगा लेकिन सुन लो, ये आप एग्जीक्यूटिव वगैरह में पढ़ोगे। कैसा होता है कि एक फंड बनाया जाता है प्रोविडेंट फंड बोल के, उसमें हर महीने एम्प्लॉय
भी जमा करता है पैसा, और एम्प्लॉयर भी पैसा क्या करता है, जमा करता है। यानी जितना एम्प्लॉय ने करा उतना ही एम्प्लॉयर क्या करता है, जमा करता है। तो बेसिकली 12% करा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स में छूट है 12% पहले से, आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं आपको सब शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो बेसिकली अब ये जो 12% है ये कौन भरेगा, गवर्नमेंट भरेगा। किसके लिए, ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन 1000 के नीचे है तो, ठीक है। इन्हें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर को देना पड़ता था वो भी, और एम्प्लॉय जो भरता था अपनी तरफ से वो भी, अब इनको भरने की जरूरत नहीं है। और अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलता है, वो ईपीएफओ का एम्प्लॉयज को। सी जो एम्प्लॉयर भरता है वो भी एम्प्लॉयज के बिहाफ में भरता है, ठीक है। एम्प्लॉय जो भरता है वो खुद के लिए भरता है। तो बेसिकली ये उसके अंदर जमा हो जाता है। टोटल पैसा 12 रुपये एम्प्लॉयर ने भरा एम्प्लॉय के लिए, 12 रुपये एम्प्लॉय ने भरा खुद के लिए, 24 रुपीज़ जमा हो गए। ऐसे जमा होते होते हर साल जो जमा होते जाते हैं, और बाद में इसका बेनिफिट किसको ही मिलता है, इसका बेनिफिट बाद में बेसिकली मिलता है जो एम्प्लॉइज है वहाँ के, उनको ही मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो गवर्नमेंट बोल रही है अगर छोटी मोटी स्टैब्लिशमेंट है 1000 एम्प्लॉइज के नीचे वाली, तो वहाँ पे हम दोनों का शेयर भरेंगे, और अगर बड़ी स्टैब्लिशमेंट है तो भाई वहाँ पे एम्प्लॉयर तू भर दे, एम्प्लॉइज का एम्प्लॉयर जो है वो अपना भरेगा, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हम ही भरेंगे। तो बेसिकली इतना भी याद रख लिया आपने कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज दे रही है किसके लिए, ईपीएफओ रजिस्टर्ड और एम्प्लॉइज़ के लिए। तो ये चीज़ें हैं सर, ये पूरे याद नहीं रखना है आत्मनिर्भर भारत का, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, बट मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम भी एक दो बार रीड कर लेना, दिमाग में रहेगा, कोई इसमें क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफ़ी कम है। नेक्स्ट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई। एमएसएमई के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है बिजनेस मुद्रा बोरोवर्स के लिए, इंडिविजुअल लोन फॉर बिजनेस पर्पजेस हैज एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2021। भाई जो ये एमएसएमई के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी वो मुद्रा, बिजनेस लोन, ये सब क्या कर दी गई, एक्सटेंड कर दी गई है, कब तक, 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। अ गारंटी सपोर्ट स्कीम दैट इज इमरजेंसी ECLGS 2.0, दैट इज नथिंग बट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इज बीइंग लॉन्च फॉर हेल्थ सेक्टर एंड 26 स्ट्रेच सेक्टर, बेसिकली जो हेल्थ सेक्टर है उसके लिए, और साथ ही साथ जो 26 स्ट्रेच सेक्टर है जिसको कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, उन लोगों के लिए विथ क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अबाउ 50 करोड़ और अप टू 500 करोड़, बेसिकली जहाँ पे उनका क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है, लोन पेंडिंग है 50 करोड़ से ऊपर और 500 करोड़ तक का, ठीक है, एज ऑन 29/2/2020 ड्यू टू कोविड-19, तो उनको एडिशनल क्रेडिट दिया जाएगा 20% आउटस्टैंडिंग क्रेडिट का 5 साल के लिए। मैं समझाता हूँ ये क्या है, सुन लो। कैसा हो रहा है कि गवर्नमेंट ने बोली कि तुम लोगों का जो क्रेडिट है, मतलब जो तुम लोगों का लोन है ना, वो क्या है, पेंडिंग है एज ऑन 29 फरवरी 2020 को, ठीक है। तो 29 फरवरी 2020 को तुम्हारा अगर लोन पेंडिंग है 50 करोड़ से लेकर 100-500 करोड़ के बीच में, ठीक है, तो तुम लोगों को हम लोगों की तरफ से एज इन गवर्नमेंट की तरफ से क्या दिया जाएगा, एज इन गवर्नमेंट बैंक को ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि भाई तू क्या दे, अब इन लोगों को 20% एडिशनल क्रेडिट दे। समझ में बात, जितना उसका आउटस्टैंडिंग था, मतलब मेरा आउटस्टैंडिंग था 100 करोड़, तो 100 करोड़ का 20% दैट इज 20 करोड़। मेरा आउटस्टैंडिंग था 200 करोड़, 200 करोड़ का 20% दैट इज 40 करोड़। समझ में आई बात। तो 40 करोड़ जो 20% ऑफ जो आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग था वो आपको क्या करा जाए, दिया जाए, ठीक है, लोन के तौर पे दिया जाए। अगेन 1 साल मॉरिटोरियम आपको उसमें दिया जाएगा प्रिंसिपल रिपेमेंट का, कि 1 साल बाद से आप उसका प्रिंसिपल रिपे करना चालू करना, अभी नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात। 5 साल का उसका टर्म रहेगा। बेसिकली इमरजेंसी क्रेडिट दिया जा रहा है। क्या हो रहा है, लोगों के EMI पे करने तक के पैसे नहीं है अभी, तो ऐसी हालत हो गई है लोगों की, ये फैक्ट, और कंपनीज की भी, जिनने लोन तो लेकर रखा है लेकिन ब्याज EMI चुकाने तक के क्या नहीं है, पैसे नहीं है। धंधे को वापस से रिव्यू करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को सपोर्ट इसलिए करना पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो लोगों की जॉब ले लेंगे, एज इन जो एम्प्लॉइज है उनको, समझ में बात, जॉब से निकालते जाएंगे तो दिक्कत हो जाएंगी। इसीलिए फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया गया 10 चैंपियन सेक्टर्स को, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 18,000 करोड़ एडिशनल आउटले ऑफ PM आवास योजना, जो है अर्बन सेक्टर में PM आवास योजना बन रही है, ठीक है, उसके लिए अलॉट किए गए। उससे अगेन स्टील सेक्टर, सीमेंट और जॉब्स वगैरह क्या होंगे, क्रिएट होंगे ना, यार डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या करा पता है आपको, जो उसकी अर्नेस्ट जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जब भी आपको गवर्नमेंट के टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आपको अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी दैट इज EMD बोला जाता है ना, एक डिपॉजिट देना पड़ता है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना पड़ता है कि भाई कल को तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ करे तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से हम क्या करेंगे, पैसा यूज़ करेंगे। तो उसको अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिड्यूस करके 3% कर दिया है। अगेन जहाँ पे मैं इतनी डिटेल में मार्क नहीं कर रहा हूँ, वो इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि 12 की अवेज गवर्नमेंट ने दी, 12 की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ना, तो इंस्टीट्यूट ने उठा के पूरी क्या कर दी, यहाँ पे कॉपी कर दी। बट अगेन आप खुद समझ रहे हो कि ये चीज़ आपके लेवल की नहीं है, इसमें से आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है।
इसके लिए बट ऑब्वियसली बात है, पहले आप लोगों को पर्टिकुलर चीज़ें पता होनी चाहिए। इसको तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, इनकम टैक्स वाले पॉइंट को मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में कुछ भी आएगा नहीं। प्लेटफॉर्म फॉर इंफ्राडेट फाइनेंसिंग, इंफ्राडेट फाइनेंसिंग के लिए प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट विल मेक 6,000 करोड़ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन डेट प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल इन्वेस्टमेंट। बेटा मैं बोल रहा हूँ इसमें आपको ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी आपको ये जो 12T कोविड, इसमें ये याद रख लेना बस कि 900 करोड़ इज बिंग प्रोवाइडेड टू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। ये याद रख लेना, एक पॉइंट मैं मार्क करके दे रहा हूँ 12 में से, बाकी जो नहीं मार्क करूँगा और जितने मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा है उसमें से बस उतनी लाइनें याद रखनी है, बाकी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट एग्रीकल्चर बोलो 65,000 करोड़ सब्सिडीज फर्टिलाइजर दिया जाएगा, फर्टिलाइजर कंजम्पशन गोइंग अप सिग्निफिकेंटली, 65,000 करोड़ बिंग प्रोवाइडेड टू इंश्योर इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर टू फार्मर्स टू अनेबल टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, क्रॉप सीजन में ये खास चीज़ें आपके काम की नहीं है। एक्सपोर्ट को बूस्ट करे जाएगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज क्या है ना, इंस्टीट्यूट ने उठा के छाप दिया। हाँ बाकी उस मंथ के अपने करंट अफेयर तो पढ़ ही लिए, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो भाई साहब अब देखो ये मैंने पढ़ाया पहले भी, सितंबर अगस्त, आपको अगर मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ ना तो मैं ट्राई करता हूँ दिखाने का, वीडियो दिखाने का, होल्ड करो थोड़ा सा। यूट्यूब मैं आपको कुछ बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से रखना, टेंशन नहीं लेने का। बिग बॉस क्या गए, कहाँ गया, CS कार्ड इंडिया। ठीक है, ये वीडियो तो आपने कल देख ही लिए होंगे। देखो अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, पढ़ेंगे हम आगे का, और अभी पढ़ने वाले टेंशन मत लो, पर थोड़ा सा हम पहले बता दूँ। एक तो CSET के बूस्टर्स आपको दिख रहे होंगे, नवंबर एग्ज़ाम्स के लिए मैंने ये बनाए थे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 12,000 लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये एक आपको देखना है, ये मैराथन थी बेसिकली। ठीक है, ये क्या थी, मैराथन थी। अब इसके बाद अगर आप जाते हो आगे तो मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली यार ये क्यों, हाँ ये एक सेकेंड, ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद आप देखोगे करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है ऑनलाइन, ये भी सारी आपको यहाँ पे पूरी दी हुई है, जो भी नवंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। देखो यहाँ पे भी 12,500 लोग इसको देख चुके हैं अभी तक, ये देखो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये देखो यहाँ पे बच्चों के कमेंट्स, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यही चीज़ जो आज मैं बना रहा हूँ जनवरी के लिए, ये मैंने नवंबर के लिए भी बनाई थी। ठीक है, तो बट उसमें ये था कि वहाँ पे मैंने सारे जो अक्टूबर तक के अमेंडमेंट्स थे, ठीक है, सितंबर के और अक्टूबर स्टार्टिंग तक के, क्योंकि उनकी 20 नवंबर को पेपर थे, 20-21 नवंबर को, तो 20 अक्टूबर तक के मैंने लिया था। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे कवर्ड है ही, उसके आगे का मैंने अभी कवर्ड करवाया। ठीक है, तो अभी फिर भी मैं सितंबर वगैरह का आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा ये भी एक बार देख लेना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, अगेन 2-2.5 घंटे की वीडियो है, बट ये भी एक बार आप क्या कर लेना, गो थ्रू कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अरे 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 क्या हो गया, कहाँ गया CSET। चलो, तो ये हो गई एक बात, अब हमारे अक्टूबर तक के हो गए। अब हम आ जाते हैं सितंबर पे, सितंबर में क्या हुआ था। ठीक है, तो सितंबर के करंट अफेयर्स को हम बात करेंगे अभी। दैट इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मिशन कर्मयोगी MPCSCB, दैट इज यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था एक मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम। बेसिकली ये जो हमारे क्या नाम है, हमारे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, है ना, IAS हो गए, ये लोग जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्विस में जो है उन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उन लोगों को मोर एनर्जेटिक, मोर कंस्ट्रक्टिव, मोर इमेजिनेटिव, मोर इनोवेटिव, मोर प्रोएक्टिव, मोर क्रिएटिव, मोर प्रोफेशनल, मोर प्रोग्रेसिव, मोर एनर्जेटिक, एनेबलिंग ट्रांसफर एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, मतलब जो हमारे जो सिविल सर्वेंट्स है, इन लोगों को आज की, मतलब जो आज की टेक्नोलॉजी है, आज के जो चीज़ें चल रही है उसके साथ मैच करने के लिए उनकी ट्रेनिंग के लिए एक मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम क्या करा गया, सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए लॉन्च करा गया। बेसिकली ये जो सिविल सर्वेंट्स है, इन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म क्या करा गया, लॉन्च करा गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट उनको क्या देंगी, ट्रेनिंग दे रही है ना, और ये ट्रेनिंग किसके थ्रू दी जा रही है, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये ट्रेनिंग उनको किसके थ्रू दी जा रही है, आई गॉट
कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के थ्रू ये ट्रेनिंग क्या करी जा रही है, उनको दी जा रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मिशन कर्मयोगी बनाया गया किसके लिए? नेशनल प्रोग्राम सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, एमपीसीएसबी के लिए। समझ, एमपीसीएससीबी उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि मिशन कर्मयोगी एक बनाया गया, उसके वो किसके लिए बनाया गया? आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, समझ में बात? उसके थ्रू उसको क्या दी जा रही है? ट्रेनिंग दी जा रही है। किसके लिए बनाया गया? सिविल सर्वेंट्स के लिए, उनको मोर कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव बनाने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस इतना याद रख लो, सफिशिएंट है। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में इंडिया फर्स्ट टाइम, है ना, आप मानोगे नहीं मेरी बात, इंडिया फर्स्ट टाइम टॉप 50 में आया है। समझ में ये बात? पहले हम शायद 52 वगैरह हुआ करते थे, लेकिन अभी हम टॉप 50 में आए हैं। दैट इज ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में, इनोवेशन इंडेक्स। सर टॉप 10 में तो आए नहीं ना सर, फिर भी टॉप 50 में आना भी इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में धीरे धीरे देखो हम टॉप 10, टॉप 3 में पहुंचेंगे, टॉप 1 भी बनेंगे, है ना। लेकिन आज की तारीख में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, मतलब जो ग्लोबल पूरे वर्ल्ड को देखा जाता है, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को, उसमें इनोवेटिव कंट्रीज के लिस्ट में हम 48 रैंक पे आ रहे हैं। तो इंडिया हैज जॉइंड द टॉप 50 कंट्रीज इन द ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, मूविंग अप 4th प्लेसेस टू 48। समझ में ये बात? तो पहले हम 52 पे अराउंड थे, अभी 4th प्लेसेस अप होके हम लोग काय पे आ गए? 48 रैंक पे। इंडिया रैंक्स टॉप 15 इन इंडिकेटर सच एस आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस में 13 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। खैर वो सब 13th एडिशन है, माय मिस्टेक। तो आपको याद ये रखना है कि एक तो 48 पोजीशन पे आया है इंडिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि 48 पोजीशन पे इंडिया आया है। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि टॉप 50 कंट्रीज जो है, समझ में आई बात, टॉप 50 कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हुई है, ठीक है। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड्स है, फिर 48 पे कौन है? इंडिया है। तो नेक्स्ट इज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में वर्ल्ड अनाउंस करी गई। तो एक सेकेंड कहेगा, ठीक है। तो वो अनाउंस करी गई है। टॉप यूनिवर्सिटीज कौन है? सर हमारे यहाँ से भी कोई है क्या? देखते हैं भाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट, स्टैनफोर्ड सेकंड, हार्वर्ड थर्ड, कैलिफोर्निया फोर्थ, इस तरीके से हुआ है भाई साहब। अब इंडिया की बात अगर मैं करूँ तो देखो क्या बोलता है ये कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इज टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया। ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है इंडिया की, IIS, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। IIM नहीं बोल रहा हूँ, IISc बोल, क्या हो गया इसको, एक सेकंड गाइस। IISc जो है वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी इंडिया की, एंड इज रैंक अराउंड 301 to 350 के अंदर। मतलब हम टॉप 300 में भी नहीं आए। हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी आई है टॉप में, लेकिन टॉप 350 रैंक्स में आई है। समझ में बात? टॉप वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन है? ऑक्सफोर्ड है, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड, फिर कैलिफोर्निया। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ है दिक्कत, पर धीरे धीरे अभी है, सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। इंडिया बिकम्स मेंबर ऑफ UN इको एसओसी बॉडी। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इंडिया विल बी अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस वुमेन। अब इसमें वो जो बेसिकली है, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना ने कंटेस्ट किया था इलेक्शन, और इंडिया एंड अफगानिस्तान ने वॉन करा है बैलेट 54 कंट्रीज में। चाइना क्रॉस भी नहीं कर पाया आधे में भी। तो बेसिकली ये न्यूज़ उस समय की थी कि भाई इंडिया जो था वो क्या था, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की जो बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, उसमें इलेक्ट हो गया है। ज़्यादा याद नहीं रखना है, मैं यहाँ मार्क करा रहा हूँ। देखो क्यों, कैसा कि यहाँ पे जो मार्किंग वाली चीज़ है वो याद रखना, नहीं तो पूरा पूरा याद रखते बैठोगे, ठीक है। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट एक बनी थी, उसके अंदर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मैं बता दे रहा हूँ। देखो इसमें क्या हुआ था कि इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट एक बनी थी, सारे स्टेट्स को कवर करके, यूनियन टेरिटरीज को कवर करके, ठीक है। तो ये व्हाट कंट्रीब्यूशन पीपल्स हैप्पीनेस इम्पैक्ट कोविड-19 के अंदर, तो बेसिकली उसके अंदर वर्स्ट पॉसिबल कोविड इम्पैक्ट के ऑन हैप्पीनेस, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा हैज शोन द वर्स्ट पॉसिबल इम्पैक्ट, समझ में आई बात, ऑफ कोविड-19 ऑन हैप्पीनेस, ठीक है। वेरस पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर एंड न्यूट्रल, एंड मणिपुर, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप बेस्ट पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन हैप्पीनेस, ठीक है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा अफेक्टेड क्या था, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा। नहीं भी याद रखे तो चलेगा। देखो जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ वो याद रखना। हाँ, ये पेपर में पूछ सकते हैं आप लोगों को कि भाई टॉप फर्स्ट या थर्ड, तो 3 यूनिवर्सिटी के भी नाम याद रखे ना आपने यहाँ पे।
सफिशिएंट है, एक ये पूछ सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, समझ में IISc, समझ में बात। तो ये इंडिया की टॉप क्या है, यूनिवर्सिटी है। हाँ, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8 इंडियन बीचेस रिकमेंडेड फॉर ब्लू फ्लैग इको लेबल, मतलब क्या हुआ, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते फिर आपको समझाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा आपके, आ सकता है। इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव 8 बीचेस ऑफ इंडिया हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। 8 बीचेस जो है इंडिया के, उसको रिकमेंड करा गया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के। द सिलेक्शन ऑफ बीचेस वॉज मेड बाय एन इंडिपेंडेंट नेशनल जूरी कंपोज बाय एमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट एंड साइंटिस्ट। उसके अंदर इंडिपेंडेंट नेशनल जूरी थी, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। दिस अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, प्रकाश जावड़ेकर ने की थी वर्चुअल इवेंट में, ठीक है। अब ये 8 जो बीचेस हैं इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर ये क्या बड़ी बात है, तो क्या होता क्या है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, है ना, ये इससे देने से क्या होता है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बेसिकली इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉडी फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क ये देती है, ठीक है। डेनमार्क की एक बॉडी है वो देती है। किसको देती है, कौन से बीचेस को, तो जो बीचेस क्लीन एंड हाइजीनिक बीचेस है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, द बीचेस विच आर क्लीन एंड हाइजीनिक बीचेस इन दी वर्ल्ड, उसको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अगेन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर द क्लीन एंड बेंचमार्क कंसीडर करा जाता है क्लीन एंड हाइजीनिक बीचेस का, समझ में आई बात। तो बहुत बड़ी बात है, हमारी इंडिया के 8 बीचेस को क्या मिला है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। अब कुछ हो गए होंगे एकदम चालू कि भाई सर बॉम्बे और गोवा के बीचेस को मिला है क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता, समझ में आई बात। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली कहाँ कहाँ मिला है, तो शिवराजपुर जो गुजरात में है, गोखला दमन दीव में, खासरकोड कर्नाटक, पादुबेदरी बीच कर्नाटक, कप्पड़ केरला, रोशिकुंडा आंध्र प्रदेश और गोल्डन बीच उड़ीसा एंड राधानगर बीच अंडमान निकोबार, यानी गोवा और बॉम्बे का तो यहाँ पे एक भी बीच नहीं है। तो पेपर में सर क्या पूछेंगे इसके अंदर से, क्या बीचेस के नाम पूछेंगे, क्या हमको ये 8 जगह के नाम याद रखने पड़ेंगे। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि 8 जगह के नाम अगर हमको याद रखने की जरूरत पड़े, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया के 8 बेसिकली इंडिया के जो 8 बीचेस है 8 उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। बस इतना भी याद रख लिए सफिशिएंट। बट ये याद रखना है कि और क्यों मिलता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, तो बेंचमार्क है किसके लिए, फॉर द क्लीन एंड हाइजीनिक बीचेस इन दी वर्ल्ड। इसका ये क्या है, बेंचमार्क है, ठीक है। बाद में इंडिया ने भी अपना लॉन्च करा भीम्स नाम से। ड्यूरिंग द इवेंट प्रकाश जावड़ेकर ने ऑल्सो अनाउंस कर दिया कि इंडिया ओन इको लेबल बीच खुद इंडिया ने लॉन्च किया, जिसका नाम है बीच इन्वायरमेंट एंड एसिस्टिक्स मैनेजमेंट सर्विस। इनिशिएटिव लॉन्च अंडर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम वगैरह खास नहीं है, बट इतना याद रख लो बहुत है। सी पूरी न्यूज़ काम की नहीं होती है, पेपर पढ़ते हैं हम, पूरा पैराग्राफ काम का नहीं होता, सब कुछ पॉइंट्स उसके अंदर के काम के होते हैं जिसमें से पेपर में MCQ पूछने के चांसेस है, ठीक है। तो ये अबाउट वगैरह जो आपके नॉलेज के लिए दिया है मैंने, पढ़ लेना जहाँ और जहाँ पे मेरे को लगता है मार्क करवाना मैं करवा ही देता हूँ, लेकिन जो मैंने बोला है, समझ में आ रही बात, जो मैंने बोला है वो तो भाई अच्छे से करना ही करना है, उसमें तो कोई दो राय रखना ही मत माइंड में। इंडिया रैंक 116 इन दी वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए कि 116 पोजीशन पे हम आते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के तौर 174 कंट्रीज़ में, बट अब ठीक है। सिंगापुर फर्स्ट आता है, हांगकांग चाइना सेकंड पोजीशन पे है, जापान थर्ड पे है और इंडिया 116 पे है। सी PM मोदी इन टाइम मैगजीन्स, हाँ ये याद रखने वाली चीज़ है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना है ना। PM मोदी इन टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 लिस्ट। 2020 के सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की जो 100 लोगों की लिस्ट बनती है टाइम मैगजीन की, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आ गया है। और ये नाम सर कोई पहली बार नहीं आया है, 4th टाइम ये नाम उनका आया है जब से वो क्या बने हैं, 2014 से प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बने हैं, तब से उनका चौथी बार ये क्या आया है, नाम आया है। और इसके अलावा पायनियर्स, आर्टिस्ट और लीडर्स जो है टाइटल्स आइकॉन्स, उनका भी नाम इस कैटेगरी में आया है। तो हमारे यहाँ से और भी लोग हैं, जैसे प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता पायनियर कैटेगरी में आया है, दैट इज प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड हैड वर्कड फॉर द क्योर ऑफ HIV को क्योर करने के लिए इन्होंने काम किया। आयुष्मान खुराना, सुना ही होगा नाम, आर्टिस्ट कैटेगरी में उनका नाम आया, पॉलिटिशियन वाले में मोदी जी आए। बिल्किस आइकन, अब ये दादी फ्रॉम शाहीन बाग, आपने सुने होंगे जो प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग में, काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग में, ठीक है। तो वहाँ से जो दादी जी है उनका भी नाम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में रखा गया है। तो सर याद क्या क्या रखे, इनके नाम याद रखने हैं, मैं बोलूँगा इन चारों के नाम याद रखने हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है ऑप्शन, रखने पड़ेंगे। सर आप ऐसा बता रहे हो ये भी याद रख लो, वो भी, अरे यार कितना तो बता रहा हूँ मैं,
थोड़ा थोड़ा तो है, पूरा लेक्चर मिल मिल के भी 1.5-2 घंटे के ऊपर नहीं बनेगा, है ना। तुम लोग कैसा हो जाता है ना, करंट अफेयर से ना यार, सी समझ लो मेरी बात, करंट अफेयर से तो मेरे को तो न्यूज़ बतानी पड़ेगी ना, क्या है, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है, समझ में आई बात, ये तो मेरे को पढ़ानी पड़ेंगी। तुम बोलोगे कि सर नहीं नहीं इससे ये मत पढ़ाओ वो मत पढ़ाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ ये मैं बोलूँगा आपको, जो मैंने अभी वीडियो आपको शो करी है, या वहाँ से जाके पढ़ो, एक एक मैंने पॉइंट और मार्क करवा के आपको पढ़ाया है, या वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें जो पढ़ सकते हैं। इसमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है। ये जो बैंकिंग और करंट अफेयर्स है ना, ये आप लोग जो मैंने वीडियो अभी आपको शेयर किया ना आपके साथ, वहाँ पे जाके आप ये पढ़ो, है कुछ नहीं, वही पॉइंट्स दिए हुए, सारे इंपॉर्टेंट नहीं, वहाँ मैंने मार्क करवा के दिया और कुछ नहीं। हाँ यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है कि वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया न्यू यूनिफाइड ब्रांड, नया ब्रांड आया, दोनों ने मिलकर VI करके लॉन्च किया। वोडाफोन और आइडिया का जो मर्जर हुआ था, अब उनका अलग अलग चल रहा था ना, अभी तक मार्केटिंग अलग, सब अलग, वोडाफोन अलग चल रहा था, आइडिया अलग चल रहा था, अब उनका एक यूनिफाइड ब्रांड दैट इज वोडाफोन आइडिया VI, समझ में बत करके क्या करा गया, लॉन्च करा गया है। तो पेपर में ये पूछ सकते हैं कि वोडाफोन का जो ब्रांड है उसका नाम क्या है, जो न्यू ब्रांड उसने क्या किया है, लॉन्च किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्लानिंग टू लॉन्च अ लोन प्रोडक्ट सफल नाम से फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स। इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए थोड़ा सा अभी, क्योंकि किसानों का चल ही रहा है, तो इस किसानों से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जा सकती है ना। सर वो किसान आंदोलन से रिलेटेड कुछ अभी पूछा जाएगा क्या, नहीं, चांसेस नहीं है, क्योंकि हमारे जो डेट्स है उसके पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो आसपास ही स्टार्ट हुआ आखिरी डेट के, मेरे को नहीं लगता उसमें से कुछ पूछने के चांसेस है। दिल्ली बॉर्डर्स पे वो किसान आंदोलन चल रहा है बेसिकली, है ना, तो ऐसे कुछ पूछने के खास ज़्यादा चांसेस मेरे को लगते नहीं है। तो लेकिन ये क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्लान करा है लॉन्च ऑफ लोन प्रोडक्ट नेम सफल ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर, द प्रोडक्ट ऑफ सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन प्राइमरी फोकस्ड ऑन ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स हु डोंट हैव एनी क्रेडिट हिस्ट्री। SBI विल यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग फॉर दी पर्पस। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेगा SBI, और क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग, ताकि वो लोगों को क्या दे सके, लोन वगैरह दे सके। ठीक है, ये उसमें से आप पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे है इस तरीके से। इसके बाद देखो, इसके बाद मैंने तुमको बताया, जो इसके बाद के तुमको दिख रहा है पार्ट, है ना, ये तुम लोगों को खासकर जैसे मोदी जी ने एड्रेस किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगस्त वाला मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है। उनकी स्पीच में उनने 4 चीज़ें उसके बारे में बेसिकली कुछ की हाईलाइट्स थे, ये मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। कृषि मेक करके लॉन्च किया गया था। तो ये 4-5 चीज़ें थोड़ी सी मैंने यहाँ पे जो दी है, खासकर ये आप लोग जो मैंने आपको वीडियो बताया अभी मेरा वाला, है ना, वहाँ पे जाके आप लोग क्या करो, ये देखो यहाँ पे डिटेल में वहाँ पे मैंने क्या करा, पढ़ाया है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये एक वीडियो जो कि 1.5 घंटे के आसपास है, और वो वीडियो जो कि 2 घंटे का 2.5 घंटे का वीडियो है, ये 4 घंटे में आपके जो लेटेस्ट 2020 के सारे करंट अफेयर्स है, ये सब कुछ क्या हो जाएंगे, कवर्ड हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी वाले, हमने 2020 के सारे, एक तो वो जो आपको देखना है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया वो वाला, और एक ये वाला, ये 2 वीडियो आप लोगों को क्या करने हैं, देखने हैं। क्लियर बात। तो भाई साहब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो हमारे, और कमेंट करके बताओ अच्छा लग रहा है कि नहीं, है ना, क्योंकि भाई ये नोट्स वगैरह बनाने को कोई एक दिन का काम नहीं, काफ़ी टाइम लग जाता है करंट अफेयर्स ढूंढने में हम लोगों को। तो इतने दिन से बनाया और आप लोगों के लिए मैंने वीडियो प्रिपेयर किया। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।